पवित्र सम्राट ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि इस दौरान उसका वजन बहुत कम हो गया था। जब वह बच्चे को जन्म देने वाली थी तो केवल उसका ऊंचा उभरा हुआ पेट ही दिखाई दे रहा था, उसके बाकी शरीर पर मांस लगभग न के बराबर था। वह इतनी पतली हो गई थी कि उसकी हड्डियां तक गिनी जा सकती थीं। पवित्र सम्राट ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी इच्छा हो रही थी कि वह खुद को जोरदार मुंह के मारे। उस समय उसने ये सब क्यों नहीं देखा? कोई भी साधारण इंसान जो इतना कमज़ोर हो जाता है, वह बच्चे को जन्म देते समय मृत्यु के कगार पर पहुंच जाएगा। लेकिन उस दुष्ट औरत जियांग लियून के अनुसार उसने वेयांग के प्रसव से पहले उसे कई बार जहर दिया था। वेयांग भाग्यशाली थी कि वह जीवित बच गई, लेकिन वह भीतर से पूरी तरह टूट चुकी थी। वह भला प्रसव की उस असहनीय पीड़ा को कैसे सह सकती थी? ये सोचकर पवित्र सम्राट ने खुद को कई जोरदार तमाचे जड़े। तभी उसे एहसास हुआ वह अब हिल सकता है। यह महसूस करते ही पवित्र सम्राट ने तुरंत अपने सामने मौजूद व्यक्ति से कहा, वेयांग, मैं यहाँ हूँ, डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूँ। लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वह उसकी आवाज़ सुन ही नहीं सकती। उसका पीला चेहरा घोर निराशा और उदासी से भरा हुआ था। वह नहीं आएंगे, उसने निराशा से कहा। उसके चेहरे पर उम्मीद की कोई किरण नहीं थी, मानो उसने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया हो। नहीं वेयांग, मैं यहाँ हूँ, मैं आ चुका हूँ, पवित्र सम्राट ने अपनी रुंधी हुई और भारी आवाज में चिल्लाकर कहा। लेकिन लिंग जियाओ वेयांग उसे नहीं सुन सकी। जिंग ए, जाओ और वह 1000 साल पुराना जिनसेंग लेकर आओ जो पवित्र सम्राट ने मुझे दिया था। मुझे हर हाल में अपने बच्चे को जन्म देना है। दर्द के कारण उसका चेहरा ठंडे पसीने से भीग गया था, लेकिन उसकी आवाज़ में एक अटूट दृढ़ संकल्प था। उसके हाथ में पहले से ही जिनसेंग के सूप का एक प्याला था और वह उसे अपने होठों से लगाने ही वाली थी। नहीं वेयांग, तुम यह नहीं पी सकती, तुम्हें इसे बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, इसमें जहर है, यह जहरीला है। पवित्र सम्राट चीखते हुए चिल्लाया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, उसकी आंखें लाल और सूज गई थीं। लिंग जियाओ वेयांग को शायद कुछ सुनाई दिया। वह रुकी, उसकी नज़रें दूर शून्य में टिक गईं और उसके पीले होंठ हल्के से खुले। वह एक सच्चे और ईमानदार इंसान हैं। भले ही वह मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन वह मुझे कभी जहर नहीं देंगे। मुझे उन पर भरोसा है। ये कहकर उसने अपना सिर पीछे किया और वह जिनसेंग का सूप पी लिया। नहीं, पवित्र सम्राट चीख उठा और घुटनों के बल गिर पड़ा, लेकिन वह उसे छू भी नहीं सका। फिर उसने बेबसी से देखा कि जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और उसके शरीर से भारी मात्रा में खून बहने लगा, जिससे उसके सफ़ेद कपड़े लाल हो गए। वह खून के एक तालाब में पड़ी थी, मानो खून से सना हुआ कोई गुलाब खिल रहा हो। यहाँ तक कि वह भी मेरी मौत चाहते हैं। अब उसकी आंखों में जीने की कोई इच्छा नहीं बची थी। उसकी कभी भावपूर्ण रहने वाली आंखें अब निर्जीव हो चुकी थीं, जैसे मौत के देवता ने उसकी जीवन शक्ति छीन ली हो। अब उन आंखों में केवल एक ही चीज़ बची थी, नफरत। उसे नफरत थी कि वह इस जन्म में उससे मिली। उसे नफरत थी कि उसने गुप्त क्षेत्र में अपनी जिंदगी उसे सौंप दी थी। उसे उसके कठोर और अंधेपन से नफरत थी और इस बात से नफरत थी कि अंततः उसी ने उसे बेरहमी से जहर दिया, जिससे उसकी मौत हो रही थी और उसके बच्चे का जन्म इतना मुश्किल हो गया था। मैं नहीं चाहता कि तुम मरो वेयांग, मैं सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ, किसी और से नहीं। पवित्र सम्राट जमीन पर घुटने टेके हुए चीख रहा था। लिंग जियाओ वेयांग ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की, उसके पीले होंठ हल्के से हिले और उसने कमजोर आवाज में अपने अंतिम शब्द कहे। ग्रेटर दैन, अगले जन्म में हम कभी नहीं मिलेंगे। ग्रेटर दैन, ये शब्द सुनते ही पवित्र सम्राट पागल सा हो गया। उसके चेहरे पर आंसुओं की धारा बह निकली और वह घोर शोक में डूब गया। उसी क्षण उसने उसके शरीर को छुआ, लेकिन वह तेजी से ठंडा पड़ रहा था। क्यों वेयांग, क्यों? मरने से पहले उसने कहा था कि वह उसे फिर कभी नहीं देखेगी। फिर कभी नहीं। वेयांग, तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? अगर हम फिर कभी नहीं मिलेंगे तो मैं तुम्हें कैसे मनाऊंगा? मैं अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करूंगा? वेयांग, अगले जन्म में मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने दो। ईश्वरीय दंड और भयंकर यातना। बूम, बिजली की कानफुर्रू गड़गड़ाहट हुई और पवित्र सम्राट पर मूसलाधार बारिश होने लगी। अचानक उसने महसूस किया कि उसके नीचे का व्यक्ति हिल रहा है। उसने आश्चर्य से अपनी आंखें फाड़ी और देखा कि जियांग लियून उसकी बाहों में पड़ी है और उसे प्यार से पवित्र सम्राट पुकार रही है। नहीं, दूर हटो। पवित्र सम्राट झटके से खड़ा हुआ और उसने उसे दूर धकेल दिया। जियांग लियून जोर से हंसी और बोली, पवित्र सम्राट, लिंग जियाओ वेयांग ने कसम खाई है कि वह आपको फिर कभी नहीं देखेगी। क्या आपको लगता है कि वह आपसे मिलने आएगी? आपने जो देखा वह महज एक भ्रम था। वह तो आपके सपनों में भी नहीं आएगी। वह आपको कभी माफ नहीं करेगी। तुम दुष्ट औरत, चुप रहो। अचानक उसका चेहरा वापस लिंग जियाओ वेयांग में बदल गया, जो उसे गहरे स्नेह से देख रही थी। वेयांग, जैसे ही पवित्र सम्राट करीब जाने वाला था, वह चेहरा वापस जियांग लियून में बदल गया।
फिर यह बार बार बदलता रहा। पवित्र सम्राट को तब तक तड़पाता रहा जब तक कि वह पूरी तरह से पस्त नहीं हो गया। उसने अचानक खून की उल्टी की और जमीन पर घुटने टेक दिए। तभी वह आकृति बदल गई। वह स्याही जैसी काली हो गई, उसकी आंखें तिकोनी थीं और उसका मुंह कानों तक खींचा हुआ था, जिससे उसके खौफनाक और तेज दांत दिखाई दे रहे थे। दंड की देवी। पवित्र सम्राट ने अविश्वास से ऊपर देखा। वह यह मानने को ज्यादा तैयार था कि यह लिंग जियाओ वे यांग की आत्मा है जो उसे तड़पा रही है, बजाय इसके कि यह ईश्वरीय दंड की देवी का काम है। वह ईश्वरीय दंड की माता है जो सबसे दुष्ट लोगों को दंडित करती है। वह कड़वाहट से मुस्कुराया। शायद वह क्रूर और दुष्ट माना जा सकता था, लेकिन वे यांग और उसके बेटे लॉन्ग मोशेन की नज़रों में वह एक अत्यंत नीच और पापी इंसान था। अपनी बुद्धिमत्ता से क्या वह समझ नहीं सकता था कि क्या हो रहा है? आखिरकार महान विपत्ति उसी पर आ गिरी थी। लॉन्ग कांगरूई, तुम्हारे पाप अत्यंत गंभीर हैं और तुम्हें नरक की आग और स्वर्गीय बिजली द्वारा अनंत काल तक तड़पाया जाएगा। जैसे ही उस खौफनाक देवी की निर्दयी आवाज़ शांत हुई, पवित्र सम्राट के नीचे एक भयंकर आग भड़क उठी, जिसने पल भर में उसकी त्वचा को जलाकर खाक कर दिया। हालांकि एक स्पिरिट इम्मोर्टल की पुनर्जनन शक्ति आश्चर्यजनक होती है। जलने के तुरंत बाद वह पूरी तरह से ठीक हो गया और फिर से जलने लगा और फिर से ठीक हुआ, जिससे उसे अमानवीय और चरम पीड़ा का अनुभव हुआ। उसी समय आसमान से एक विशाल बिजली गिरी जो पवित्र सम्राट के सिर पर टकराए और उसे लगभग 2 हिस्सों में चीर गई। उसके शरीर ने खुद को फिर से ठीक किया और तीव्र दर्द उसके पूरे वजूद में दौड़ गया। फिर भी वह एक जिंदा लाश की तरह था, जिसकी आंखें निर्जीव थीं। वे यांग, क्या तुम सच में अगले जन्म में मुझे कभी नहीं देखना चाहती? तुम खुद आकर मुझे सजा क्यों नहीं देती? तुम्हारी माफ़ी पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? कृपया सामने आओ, मुझे तुम्हें देखने दो। ये ईश्वरीय विपत्ति न केवल उसे शारीरिक दर्द दे रही थी, बल्कि मानसिक यातना भी दे रही थी। शारीरिक दर्द की तुलना में जो भ्रम उसने देखे वे एक मौन और खौफनाक यातना थे। उस सच्चाई ने उसे गहरे पछतावे, झुंझलाहट, आत्मग्लानि और शर्म से भर दिया था, और हर तरह की भावनाएं उसे बुरी तरह चीर रही थीं। वह केवल उसे आखिरी बार देखना चाहता था, भले ही वह केवल उसकी आत्मा हो, भले ही वह एक सपना हो, लेकिन अब यह असंभव था। उसके अंतिम शब्द बहुत दृढ़ थे। उसने कहा था कि वह उसे फिर कभी नहीं देखेगी। कड़क, एक और स्वर्गीय बिजली गिरी जिसने पवित्र सम्राट के शरीर को टुकड़ों में चकनाचूर कर दिया। अपने भौतिक शरीर के पुनर्जीवित होने के कारण उसके स्तर का व्यक्ति व्यवहारिक रूप से अमर होता है। ये ईश्वरीय दंड भोर होने पर समाप्त हुआ, लेकिन अब से हर दिन आधी रात का समय उसके ईश्वरीय दंड का समय होगा। रोजमर्रा के भ्रम उसे उसकी गलतियों और क्रूरता की याद दिलाते रहेंगे, जिससे वह एक अपरिवर्तनीय नियति की ओर बढ़ रहा था। पवित्र सम्राट ने अपना हर एक दिन भयंकर पछतावे और आत्मधिक्कार में बिताना शुरू कर दिया। भोर का संकट, राक्षसों का हमला, 9 स्वर्गों का महाद्वीप। भोर की पहली किरणें प्रकट हुईं। घास की कोपलों पर रोज की बूंदें पारदर्शी और गोल थीं। एक टप की आवाज के साथ झील के तल में स्थित महल में बूढ़े सुनहरे ड्रैगन ने अचानक अपनी पुरानी सुनहरी आंखें खोलीं और जोर से दहाड़ा। वह झील से बाहर उड़ा, एक क्रोधित और खौफनाक गर्जना करते हुए, जिसने पक्षियों और जानवरों को खौफ से भागने पर मजबूर कर दिया। लॉन्ग मोशेन और मू वुशुंग तुरंत अपनी उड़ान जादुई कलाकृति से बाहर निकले, केवल ये देखने के लिए कि आसमान से हजारों की संख्या में खूंखार राक्षस अपनी उफनती हुई राक्षसी ऊर्जा के साथ नीचे की ओर टूट पड़े थे। दुष्ट आत्माएं हमें ढूंढते हुए आ गई हैं। इतनी सारी। और इस खूंखार झुंड का नेतृत्व करने वाला कोई और नहीं बल्कि मायावी सागर शहर का राक्षस डेमन जनरल था। राक्षस डेमन जनरल के बदसूरत चेहरे पर एक अहंकारी मुस्कान छा गई। उसकी खूंखार नजरें बिना किसी रुकावट के सीधे मुंह वुशुंग पर टिक गईं। वह जोर से दहाड़ा, हे। हमने वास्तव में सुरागों का पीछा किया और इतनी शानदार जगह ढूंढ निकाली, और यहाँ तक कि एक सुनहरा ड्रैगन भी। उसने वासना भरी नजरों से मुंह वुशुंग को देखा। मेरी सुंदरी, बेताब मत हो। इस बूढ़े ड्रैगन को मारकर इसे अपनी जादुई सवारी बनाने के बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा और अपना सारा प्यार तुम्हारे साथ बांटूंगा। हे। ये कहने के बाद वह उस बूढ़े गोल्डन ड्रैगन की ओर लपका जो पहले ही उड़कर उनके करीब आ चुका था। मुंह वुशुंग ने त्योरियां चढ़ाईं। वह राक्षस डेमन जनरल को नहीं जानती थी, लेकिन उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि राक्षस डेमन जनरल उसे पहचानता है। उसके बगल में खड़े इंपीरियल अंकल लॉन्ग मोशन के आसपास का दबाव अचानक भयंकर रूप से कम हो गया और उनकी गहरी स्याह आंखों में जानलेवा इरादे उमड़ पड़े। मुंह वुशुंग ने दांत पीसे और प्यार से उनसे कहा, अंकल, जाए। उन सबको मार डालिए। आपकी खूबसूरत पत्नी पर गंदी नज़र डालने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? हमले के लिए उड़ने से पहले उसने अपने अंकल की आंखों में एक क्षणभंगुर और दुलार भरी मुस्कान देखी। बूढ़े ड्रैगन का सर्वोच्च बलिदान। ठीक उसी समय बूढ़े गोल्डन ड्रैगन ने अचानक लॉन्ग मोशन के हाथ में एक अंगूठी उछाली और अपनी भारी, थकी हुई आवाज में एक संदेश प्रेषित किया। ग्रेटर दैन, तुम्हें यहां से तुरंत निकल जाना चाहिए।
ये छोटी सी दुनिया जल्द ही ढहने वाली है। छोटे हरे ड्रैगन और मेरे गोल्डन सी ड्रैगन पैलेस के ड्रैगन अंडों को अपने साथ ले जाओ। मैं बस इतना मांगता हूं कि तुम उस छोटे ड्रैगन की रक्षा करो जब तक कि वह बड़ा न हो जाए। ग्रेटर दैन। अपनी बात पूरी करने के बाद ड्रैगन के शरीर से अचानक एक चकाचौंध करने वाली सुनहरी रोशनी निकलने लगी। ड्रैगन जन्म से ही मर्दाना और शक्तिशाली होते हैं और स्वाभाविक रूप से दुष्ट आत्माओं को वश में करने में सक्षम होते हैं। ये सुनहरी रोशनी किसी जादुई कलाकृति की तरह थी, जिससे अनगिनत दुष्ट आत्माएं दर्द से चीखने लगीं और काले पानी के पोखर में पिघल गईं। लेकिन ये सुनहरी रोशनी वास्तव में बूढ़े गोल्डन ड्रैगन की अपनी जीवन शक्ति थी जिसे वह जला रहा था। बूढ़े गोल्डन ड्रैगन के शल्क लगातार टूटकर गिर रहे थे। मू वुशुंग गहराई से प्रभावित हुई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह बूढ़ा गोल्डन ड्रैगन, जो पहले छोटे हरे ड्रैगन को सौंपने के लिए तैयार नहीं था, इस समय दुष्ट आत्माओं का विरोध करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर सबसे आगे खड़ा होगा और यहाँ तक कि ड्रैगन के अंडे भी उन्हें सौंप देगा। बूढ़े गोल्डन ड्रैगन को उन पर वास्तव में इतना भरोसा था। सीनियर, आप हमारी लड़ने की ताकत को कमा रहे हैं। मू वुशुंग आसमान में उड़ गई। उसकी लंबी तलवार हवा में लहराई, जिससे एक जानलेवा तलवार ऊर्जा का विस्फोट हुआ। उस तलवार की ऊर्जा से अनगिनत जादुई तावीज निकले, जिससे राक्षसों के बीच भारी तबाही मच गई। लॉन्ग मोशन का खौफनाक क्रोध। लॉन्ग मोशन ने छोटे हरे ड्रैगन को बूढ़े गोल्डन ड्रैगन की स्टोरेज रिंग से बाहर निकाला, फिर आगे उड़कर बूढ़े गोल्डन ड्रैगन के सामने खड़े हो गए। उनकी तलवार बिजली की तेजी से चमकी और एक ही झटके में राक्षस डेमन जनरल का कान धड़ से अलग हो गया। तुम नीच आध्यात्मिक साधक हो, मैंने तुम्हें कम आंका। राक्षस अपना एक कान खोने से आग बबूला था। अगर वह तेजी से नहीं बचता तो उसने अपना कान नहीं बल्कि अपना सिर खो दिया होता। 4 महान डेमन जनरल्स के नेता के रूप में, जिसकी साधना पूरे 9 स्वर्गों के महाद्वीप में केवल अर्थली फियन डेमन किंग के बाद दूसरे स्थान पर थी, उसका कान एक साधारण आध्यात्मिक साधक द्वारा काट दिया गया था। कितना घृणित है, मैं तुम्हारा दिल चबा जाऊंगा। राक्षस डेमन जनरल ने दहाड़ते हुए अपनी राक्षसी ऊर्जा छोड़ी, जो स्याही जितनी घनी हो गई और पूरे क्षेत्र में संक्षारण की भयंकर आवाज गूंजने लगी। हालांकि वह ये नहीं जानता था कि वह कांगमिंग महाद्वीप की स्वर्गीय रैंकिंग के नंबर 1 स्पिरिट इमोर्टल विशेषज्ञ का सामना कर रहा था। लॉन्ग मोशन की साधना दब जाने के बावजूद वह उस जैसे डेमन जनरल से निपटने के लिए पर्याप्त से कहीं अधिक सक्षम थे। कुछ ही समय में अहंकारी राक्षस डेमन जनरल घुटनों के बल गिर पड़ा और दया की भीख मांगने लगा। उसके विशाल शरीर पर अनगिनत खूनी छेद हो गए थे, जिनमें से प्रत्येक से फव्वारे की तरह खून बह रहा था। उसका दूसरा कान भी काट दिया गया था। इतना ही नहीं, बल्कि उसकी नाक और मुंह भी गायब थे और यहाँ तक कि लॉन्ग मोशन ने अपनी तलवार से उसकी दोनों आंखें भी निकाल ली थीं। ये देखकर मू वुशुंग जोर से हंस पड़ी। जो कोई भी उस पर गंदी नज़र डालने की हिम्मत करेगा, उसे इंपीरियल अंकल के खौफनाक क्रोध का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बात यहीं खत्म नहीं हुई। लॉन्ग मोशन ने भावहीन होकर राक्षस डेमन जनरल की खाल उधेड़ दी और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इस बीच इस तरफ की पूरी राक्षस सेना का मू वुशुंग, मू यूहिंग, लॉन्ग यी, छोटे हरे ड्रैगन और छोटे फीनिक्स द्वारा पूरी तरह से सफाया कर दिया गया। वे इतनी तेजी से आगे बढ़े कि घास की कोपलों पर पड़ी उसके सूखने से पहले ही हजारों राक्षस सैनिक क्षत विक्षत लाशों में बदल गए। लॉन्ग यी ने राक्षस डेमन जनरल का सिर चीरकर एक क्रिस्टल की तरह साफ बैंगनी जादुई क्रिस्टल निकाला, उसे साफ धोया और अपने युवा मास्टर जियाओ जुवानेक्सी को दे दिया। इसका क्या उपयोग है? जियाओ जुवानेक्सी ने उत्सुकता से पूछा। लॉन्ग मोशन ने अपने बेटे को संक्षेप में उत्तर दिया, मैं इसे हथियार बना सकता हूँ। मू वुशुंग ने अपने बेटे को बताया कि राक्षस का साधना स्तर जितना अधिक होगा, जादुई क्रिस्टल उतना ही शक्तिशाली होगा। ऐसे शक्तिशाली जादुई क्रिस्टल को किसी आध्यात्मिक हथियार में जड़ने से उसकी शक्ति और श्रेणी कई गुना बढ़ सकती है। जीवन का उपहार। ठीक तभी जमीन अचानक जोर से कांपने लगी। बूढ़ा गोल्डन ड्रैगन जमीन पर सिकुड़ गया, उसकी पुरानी आवाज कमजोर और क्षीण हो गई थी। तुम्हें अब चले जाना चाहिए, ये छोटी दुनिया ढहने वाली है। सीनियर, क्या आप यहीं रुकने वाले हैं? कृपया हमारे साथ बाहर आइए, छोटे हरे ड्रैगन ने घबराहट में कहा। हालांकि बूढ़े गोल्डन ड्रैगन ने उसे पकड़ लिया था, लेकिन उसने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था और यहाँ तक कि अपनी बहुत सी विरासत भी उसे सौंप दी थी। छोटे हरे ड्रैगन ने पहले कभी अपनी प्रजाति का कोई दूसरा ड्रैगन नहीं देखा था, इसलिए वह बूढ़े गोल्डन ड्रैगन से एक गहरा लगाव महसूस कर रहा था। मेरा जीवनकाल अपने अंत के करीब है। बाहर मरने के बजाय मैं इस जगह पर मरना पसंद करूंगा जिसने मुझे दसियों हजार सालों तक कैद रखा। छोटे हरे ड्रैगन, मेरे गोल्डन सी ड्रैगन पैलेस के वंशज अब तुम्हारी देखभाल में हैं। बूढ़े गोल्डन ड्रैगन ने कुछ बार खांसा, उसकी पलकें झुक रही थीं, वह बहुत कमजोर और निस्तेज लग रहा था। तुम्हें अब चले जाना चाहिए, यहाँ मत रुको। जियाओ जुवानेक्सी ने बूढ़े गोल्डन ड्रैगन की ओर देखा, उसकी छोटी बाहें सिकुड़ गईं और उसने अपनी माँ का हाथ हिलाया।
वह जानता था कि उसकी माँ के पास अमरता के आड़ू थे, लेकिन चून की आड़ू उसकी माँ के थे और बहुत कीमती थे, वह सीधे फैसला नहीं ले सकता था। मूवुशुंग मुस्कुराए और उसने अपने बेटे का सिर थपथपाया, फिर अपने जादुई स्थान से एक आड़ू निकाला और उसे सौंप दिया। माँ दुनिया में सबसे अच्छी है। आड़ू पाकर जियाओ जुवानिक्सी तुरंत खुश हो गया और बूढ़े गोल्डन ड्रैगन के पास दौड़कर गया, आड़ू को उसके मुंह के पास रखते हुए बोला, दादाजी, अगर आप यह आड़ू खा लेंगे तो आप जिंदा रहेंगे। आपको अपने वंशजों की देखभाल खुद करनी चाहिए। बूढ़े गोल्डन ड्रैगन ने जीवन शक्ति बिखेरते हुए उस आड़ू को बड़ी बड़ी आंखों से देखा और आश्चर्य से कहा, क्या ये अमरता के पवित्र आड़ू हैं? तुम्हारे पास ये पवित्र आड़ू कैसे हो सकते हैं? उस आड़ू से एक आकर्षक सुगंध आ रही थी, लेकिन बूढ़े ड्रैगन ने उसे नहीं खाया। इसके बजाय उसने लॉन्ग मोशन और मूव वुशुंग की ओर देखा और कहा, ये पवित्र आड़ू बहुत कीमती है। मैं पहले से ही एक बूढ़ा हूँ, मुझ पर ऐसा कीमती आड़ू बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मूव वुशुंग आगे आए और बोली, सीनियर, अमरता के आड़ू कीमती हैं, लेकिन आपकी जान भी कीमती है। आप दुष्ट आत्माओं का विरोध करने के लिए हम सभी के सामने खड़े होने को तैयार थे, इसलिए हम आपको इस तरह नहीं मरने देंगे। आप हजारों सालों से कैद हैं। क्या आप बाहरी दुनिया को नहीं देखना चाहते? गोल्डन सी ड्रैगन पैलेस में आपके वंशज अभी तक पैदा नहीं हुए हैं और उन्हें भविष्य में आपकी देखभाल की आवश्यकता होगी। छोटे हरे ड्रैगन ने घबराहट में आग्रह किया, जल्दी से इसे खा लीजिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आप पवित्र आड़ू बर्बाद कर रहे हैं, तो आप भविष्य में मेरे मास्टर और मालकिन की सेवा कर सकते हैं। वे अच्छे लोग हैं और आपको इस तरह मरते हुए चुपचाप नहीं देख सकते। बोलते बोलते उसने अधीरता से वह आड़ू सीधे बूढ़े गोल्डन ड्रैगन के मुंह में ठूंस दिया। तभी सबको एहसास हुआ कि बूढ़े गोल्डन ड्रैगन के सारे दांत टूट चुके थे। बूढ़े गोल्डन ड्रैगन ने एक गहरी आह भरी। छोटे हरे ड्रैगन, लॉन्ग मोशन और मूव वुशुंग की ओर गहराई से देखा और फिर अपनी जीभ के एक झटके के साथ उस जादुई आड़ू को निगल लिया। आड़ू निगलने के बाद केवल कुछ ही सांसों का समय बीता होगा कि बूढ़े गोल्डन ड्रैगन के शरीर से बुढ़ापे की वह भारी और थकी हुई आभा अचानक बिना कोई नामोनिशान छोड़े गायब हो गई। बूढ़े गोल्डन ड्रैगन के भीतर से एक जीवंत और प्रचंड ऊर्जा फूट पड़ी। उसके लगभग पारदर्शी हो चुके पुराने ड्रैगन शल्क एक एक करके झड़ने लगे और उनकी जगह सुनहरे, चकाचौंध करने वाले नए शल्क उगाए, जो एक अंधा कर देने वाली सुनहरी रोशनी बिखेर रहे थे। यहाँ तक कि बुढ़ापे के कारण टूटे हुए उसके दांत भी वापस आ गए। हालांकि उसकी टूटी हुई ड्रैगन मूंछें और कटा हुआ पंजा वापस नहीं आ सका। लेकिन बूढ़ा गोल्डन ड्रैगन अब बूढ़ा नहीं रहा था, वह अब एक युवा और खूंखार गोल्डन ड्रैगन जैसा लग रहा था, जिसका शरीर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली लग रहा था। तभी वह छोटी सी दुनिया तेजी से नीचे धंसने लगी। चलो ऊपर चलें। वे सभी एक साथ ऊपर की ओर उड़े, जबकि उनके नीचे की वह जीवंत छोटी दुनिया लगातार ढह रही थी और धंस रही थी, विनाश का सामना कर रही थी और अब मानव दुनिया में कभी वापस नहीं आने वाली थी। जमीन पर वापस आने पर उन्होंने पाया कि वहां अभी भी काफी राक्षस पहरा दे रहे थे, जिन्हें स्वाभाविक रूप से लॉन्गली और मुयोहेंग द्वारा एक ही झटके में मिटा दिया गया। बूढ़े गोल्डन ड्रैगन ने मानव रूप धारण कर लिया। पहले उसकी जीवन शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी और उसमें मानव रूप धारण करने की क्षमता नहीं बची थी, लेकिन अब वह आसानी से मानव रूप में आ सकता था। दादाजी। बूढ़े गोल्डन ड्रैगन का मानव रूप किसी अमर जैसा लग रहा था, जिसकी सफ़ेद दाढ़ी हवा में लहरा रही थी और उसने एक सफ़ेद लबादा पहन रखा था। उसकी एक आस्तीन खाली थी, लेकिन इससे उसकी ड्रैगन आभा में कोई कमी नहीं आई थी। मुझे कितनी ईर्ष्या हो रही है। मैं कब मानव रूप धारण कर पाऊंगा? छोटे हरे ड्रैगन ने बूढ़े गोल्डन ड्रैगन के मानव रूप को देखकर थोड़ी ईर्ष्या के साथ कहा। तुम्हें अभी बहुत लंबा सफर तय करना है, छोटे ड्रैगन। छोटे फीनिक्स ने मजाक उड़ाते हुए कहा। छोटा हरा ड्रैगन नाखुश था। लिटिल फीनिक्स, मेरा जन्म तुमसे दशकों पहले हुआ था। तुम कहते हो कि मुझे अभी समय लगेगा। खैर, तुम तो मुझसे भी बाद में पैदा हुए थे। पौराणिक जानवर केवल तभी मानव रूप धारण कर सकते हैं जब वे वयस्कता तक पहुंचे, लेकिन उनका बचपन बहुत लंबा होता है। ये कहा जा सकता है कि छोटा हरा ड्रैगन और छोटा फीनिक्स अभी भी वयस्कता से बहुत दूर थे, लेकिन उन दोनों को आपस में लड़ने झगड़ने की आदत थी और कुछ व्यंग्यात्मक टिप्पणियों का आदान प्रदान किए बिना उन्हें चैन नहीं मिलता था। इस दृश्य को देखकर बूढ़े गोल्डन ड्रैगन ने गहरी आह भरी। कितने साल बीत गए हैं जब से मैंने ऐसा जीवंत और खुशहाल नज़ारा देखा था। उसके लिए दोबारा जी पाना किसी पुनर्जन्म से कम नहीं था। ड्रैगन अंडे और एक नई उम्मीद। सीनियर, ये रही आपकी स्टोरेज रिंग। लॉन्ग मोशन ने वह स्टोरेज रिंग वापस निकाली जो बूढ़े गोल्डन ड्रैगन ने पहले उन्हें दी थी। उन्होंने अंदर देखा और 5 सुनहरे ड्रैगन अंडे देखे, जो गोल्डन सी ड्रैगन पैलेस की अंतिम रक्तरेखा थे। चूंकि बूढ़ा गोल्डन ड्रैगन अब 1 और 1000 साल तक जीवित रह सकता था, इसलिए उसके वंशजों को उसकी देखभाल में ही सौंपा जाना चाहिए था। बूढ़ा गोल्डन ड्रैगन अपनी जगह से नहीं हिला। उसकी अनुभवी सुनहरी आंखें लॉन्ग मोशन की ओर देख रही थीं और उसने कहा, तुमने मेरी जान बचाई है। अब से मैं एओगो
तुम्हारा अपना हूँ। जहाँ तक इन ड्रैगन अंडों की बात है, मैं इन्हें भी तुम्हें ही सौंपता हूँ। मुझे तुम्हारे चरित्र पर पूरा भरोसा है, तुम उन्हें कभी कष्ट नहीं सहने दोगे। तथ्य यह है कि वे उस व्यक्ति को भी अमरता का आड़ू देने के लिए तैयार थे जिसने उन्हें वहां से न जाने पर जान से मारने की धमकी दी थी। ये दर्शाता था कि वे वास्तव में बहुत अच्छे लोग हैं। छोटा हरा ड्रैगन और छोटा फीनिक्स दोनों दैवीय जानवर हैं और लॉन्ग मोशन तथा मू वुशुन को अपना स्वामी मानने की उनकी इच्छा ही उनकी क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त है। उसे सुनहरे ड्रैगन अंडे उन्हें सौंपने में पूरी तसल्ली थी। ये देखकर कि बूढ़े गोल्डन ड्रैगन ने अपना मन बना लिया है, लॉन्ग मोशन ने 5 सुनहरे ड्रैगन अंडे मू वुशुन को सुरक्षित रखने के लिए सौंप दिए। कोई नहीं जानता कि ये 5 सुनहरे ड्रैगन अंडे कब फूटेंगे, लेकिन शुआंग एयर का जादुई स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा से समृद्ध है, जो ड्रैगन अंडों को रखने के लिए सबसे उपयुक्त है। मू वुशुन ने अपने जादुई स्थान की 2 आत्माओं को सुनहरे ड्रैगन अंडों के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने का निर्देश दिया। आत्माओं ने कहा कि ड्रैगन अंडे प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा वाले स्थानों को पसंद करते हैं और जादुई स्थान में आड़ू के पेड़ के नीचे आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे अधिक केंद्रित है। यहाँ तक कि उस दैवीय शिशु के शरीर को भी वहीं रखा गया था। यदि ड्रैगन अंडों को आड़ू के पेड़ के नीचे रखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि एक दिन ड्रैगन अंडे बहुत जल्द फूटेंगे। मू वुशुन काफ़ी खुश थी कि उसने बूढ़े गोल्डन ड्रैगन को बचा लिया। अब दुनिया में केवल एक ड्रैगन नहीं बचा था और छोटा हरा ड्रैगन कुछ भी समझ न आने पर बूढ़े गोल्डन ड्रैगन से मदद मांग सकता था। और 5 ड्रैगन अंडे भी तो थे। यह एक बहुत अच्छा संकेत था। वह हमेशा से चाहती थी कि आध्यात्मिक साधना की दुनिया अपना वह गौरव वापस पाए जो लाखों साल पहले था। अब जब आड़ू का पेड़ जीवित था और ड्रैगन की रक्तरेखा बढ़ गई थी, तो भविष्य में चीज़ें निश्चित रूप से बेहतर और बेहतर होती जाएंगी। इस विशाल आध्यात्मिक दुनिया में अभी भी अनगिनत रहस्य छिपे हैं जो उनके द्वारा खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वुटोंग पैलेस की यादें और एक नई मंजिल। छोटा फीनिक्स अचानक थोड़ा उदास होकर बोला, काश वुटोंग पैलेस नष्ट न हुआ होता। इस तरह उसके कई दोस्त हो सकते थे, लेकिन अब पूरी दुनिया में केवल वही अकेला फीनिक्स बचा था। बूढ़े गोल्डन ड्रैगन ने एक आह भरी लेकिन छोटे फीनिक्स को दिलासा देते हुए कहा, मैंने गोल्डन सी ड्रैगन पैलेस के पूर्ण विनाश की भविष्यवाणी की थी, लेकिन मैं बच गया और उसके वंशजों की रक्षा की। शायद इस दुनिया के किसी कोने में फीनिक्स की रक्तरेखा भी उन जगहों पर छिपी हो जिनके बारे में तुम नहीं जानते। छोटे फीनिक्स ने सिर हिलाया। हालांकि हर कोई जानता था कि इसकी संभावना बहुत कम है। मू वुशुन ने विषय बदला और बूढ़े गोल्डन ड्रैगन से पूछा, सीनियर, क्या आप जानते हैं कि 9 स्वर्गों के महाद्वीप पर महाद्वीप का हृदय कहाँ स्थित है? अब 9 स्वर्गों के महाद्वीप पर दुष्ट आत्माएं बेलगाम हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा सूख चुकी है। इस प्राचीन महाद्वीप के हृदय को उसके मूल स्थान पर रखकर ही आध्यात्मिक ऊर्जा को बहाल किया जा सकता है। और केवल जब आध्यात्मिक ऊर्जा बहाल हो जाएगी, तभी अन्य महाद्वीपों के आध्यात्मिक साधक राक्षसों को मारने के लिए 9 स्वर्गों के महाद्वीप में आएंगे। बूढ़े गोल्डन ड्रैगन ने सिर हिलाया और कहा, तो इसीलिए तुम लोग प्राचीन महाद्वीप का हृदय ढूंढ रहे थे। मैं इसका स्थान जानता हूँ, लेकिन वह एक बहुत गहरी खाई है। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। मैं जाऊंगा। हम 5 दिन बाद मिलते हैं। बहुत बढ़िया। लॉन्ग मोशन ने सिर हिलाया और प्राचीन महाद्वीप का हृदय बूढ़े गोल्डन ड्रैगन को सौंप दिया। उन्होंने कहा, यहाँ से कुछ दूर आगे इल्यूशन सी सिटी, मायावी सागर शहर नाम का एक शहर है। हम वहीं आपका इंतजार करेंगे, सीनियर। बूढ़े गोल्डन ड्रैगन ने सहमति में सिर हिलाया। मू वुशुन ने पूछा, सीनियर, क्या आप चाहते हैं कि छोटा फीनिक्स या छोटा हरा ड्रैगन आपके साथ चले? बूढ़ा गोल्डन ड्रैगन हंसा, अब मैं वह बूढ़ी हड्डियों वाला इंसान नहीं रहा। मैं अब ताकत से भरा हुआ हूँ। मैं ये काम अकेले संभाल सकता हूँ। तुम लोग आगे बढ़ो। इस प्रकार वे वहाँ से अलग हो गए। लॉन्ग मोशन और उनका समूह उसी रास्ते से वापस इल्यूशन सी सिटी की ओर लौट पड़े। लेकिन इस बार वे पहले की तरह सतर्क नहीं थे। इसके बजाय वे उच्च स्तरीय राक्षसी जानवरों की सवारी करते हुए एक भव्य और खुले अंदाज में इल्यूशन सी सिटी गए। मायावी सागर शहर में खौफनाक साजिशें। मायावी सागर शहर के अंदर लियू जियाओ ने अभी अभी अर्थली फियन डेमन किंग के आदमियों से मुलाकात की थी। अर्थली फियन डेमन किंग ने देखा था कि राक्षस डेमन जनरल हजारों राक्षस सैनिकों के साथ इल्यूशन सी सिटी से निकल गया था, जिससे उसका संदेह पैदा हो गया था, इसलिए उसने किसी को पूछताछ के लिए भेजा था। लियू जियाओ ने अर्थली फियन डेमन किंग को बताया कि राक्षस डेमन जनरल व्यक्तिगत रूप से एक महिला को ढूंढने के लिए ताइचू पर्वतों में गया था और यह किसी भी तरह के विद्रोह के लिए नहीं था, ताकि डेमन किंग निश्चिंत रह सके। अर्थली फियन डेमन किंग के आदमियों के जाने के कुछ ही देर बाद राजकुमारी तियानजियांग खुशी से भरे चेहरे के साथ उसके कमरे में आई। तियानजियांग, जनरल ने अभी तक मू वुशुन को पकड़ा भी नहीं है और तुम अभी से इतनी खुश हो। जो कोई तुम्हें नहीं जानता वह सोचेगा कि तुम्हें कोई बहुत अच्छी खबर मिली है। लियू जियाओ ने हंसते हुए कहा। राजकुमारी तियानजियांग ने उपहास करते हुए कहा, तुम खुद भी तो उत्साहित दिख रही हो।
हम मू वुशुंग और रीजेंट को पकड़ना तो बच्चों का खेल है। हमने पहले ही उनका ठिकाना ढूंढ लिया है, तो हम उन्हें कैसे नहीं पकड़ पाएंगे। ध्यान रहे कि राक्षस ने एक ही बार में 3000 से अधिक राक्षस सैनिकों को भेजा था। लियू जियाओजियाओ मुस्कुराए और बोली, मुझे लगता है कि अगर उनके पंख भी निकल आए तो भी वे भाग नहीं पाएंगे। दोनों औरतों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में मू वुशुंग के लिए गहरी नफरत देखी। ये सोचकर कि मू वुशुंग और लॉन्ग मोशन इस बार गहरी मुसीबत में फंसने वाले हैं और जल्द ही उनके हाथों में पड़कर उनकी दया पर तड़पाए जाएंगे, वे अपनी मुस्कान नहीं रोक पा रही थीं। तियानजियांग, तुम्हें क्या लगता है, राक्षस द्वारा उसे वापस लाने के बाद हमें मू वुशुंग को कैसे तड़पाना चाहिए? क्या हमें उसकी जीभ खींच लेनी चाहिए, उसकी नसें निकाल लेनी चाहिए, या उसका चेहरा बिगाड़ देना चाहिए? लियू जियाओजियाओ ने सुगंधित चाय का एक छोटा घूंट लेते हुए मुस्कुराकर कहा। राजकुमारी तियानजियांग की आंखों में द्वेष चमक उठा और उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम उसे यातना कहती हो? क्या उसका एक बेटा नहीं है? मेरी राय में उसे काटकर एक इंसानी ठूंठ बना देना चाहिए, केवल सांस लेने के लिए जिंदा छोड़ देना चाहिए और एक फूलदान में रख देना चाहिए ताकि वह देख सके कि कैसे उसके पति और बेटे को अपमानित किया जाता है और वे भयानक मौत मरते हैं। यह उसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से तड़पाएगा और उसे पैदा होने पर पछतावा कराएगा। लियू जियाओजियाओ की आंखें झपकीं और उसने झिझकते हुए पूछा, तियानजियांग, जिस आदमी को तुम पहले सबसे ज्यादा पसंद करती थी वह रीजेंट था, और तुमने तो यहाँ तक कहा था कि तुम उसके अलावा किसी से शादी नहीं करोगी। कुछ ही सालों में तुमने अपना मन कैसे बदल लिया? लियू जियाओजियाओ, यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रही हो। क्या तुम भी असंतुष्ट नहीं हो? तुम कई सालों तक रीजेंट के महल में रहीं और लॉन्ग मोशन द्वारा तुम्हें कोई विशेष उपचार नहीं दिया गया। लेकिन फिर मू वुशुंग आए और उसने पूरी तरह से उसे मोहित कर लिया। वह बाकी सभी के लिए ठंडा और उदासीन है, लेकिन वह मू वुशुंग के प्यार में इतना पागल है कि अपनी नज़रें उससे हटा ही नहीं पाता। उस समय मैं वास्तव में मू वुशुंग से पागलों की तरह ईर्ष्या करती थी। कोई भी उस आदमी को दूसरी महिला की ओर इतने प्यार से देखते हुए देखकर ईर्ष्या और जलन महसूस करेगा जिससे वह प्यार करती है। क्या तुम कह सकती हो कि तुम भी ऐसी नहीं थीं? राजकुमारी तियानजियांग ने बिना किसी दया के कहा। हाँ, मैं बस इसे स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ, लियू जियाओजियाओ ने दांत पीसते हुए कहा। मैं कई सालों तक लॉन्ग मोशन के पक्ष में रही, ये सोचकर कि मैं उसकी औरत बन सकती हूँ। वह इतना सुंदर और उत्कृष्ट है, मैं उसकी उपपत्नी बनने के लिए भी तैयार थी। लेकिन मू वुशुंग के प्रिंस के महल में जाने के बाद वह मेरे प्रति और भी ठंडा हो गया। बाद में जब उसने मुझे बाहर निकाला तो मुझे पता चला कि वह शुरू से ही जानता था कि मैं सम्राट द्वारा उसके पास भेजी गई एक मोहरा थी। वह मेरे साथ अच्छा होने का नाटक कर रहा था, लेकिन मू वुशुंग के आने के बाद उसने नाटक करना भी छोड़ दिया। मू वुशुंग में ऐसा क्या अच्छा है? मैं कोमल और विचारशील हूँ और मैं संगीत, शतरंज, सुलेख और पेंटिंग सहित सभी कलाओं में निपुण हूँ। यदि मैं उसके पक्ष में रहती तो मैं उसकी विश्वासपात्र बन सकती थी। मू वुशुंग क्या कर सकती है? वह सिर्फ सुंदर दिखने के अलावा और क्या है? राजकुमारी तियानजियांग ने मन ही मन सोचा, मू वुशुंग न केवल सुंदर है बल्कि कीमिया में भी एक मजबूत प्रतिभा रखती है। जिस अजीब आग के साथ वह अभी जुड़ी थी उसे मू वुशुंग की अजीब आग ने निगल लिया था। इसने उसे लगभग बेकार कर दिया था और उसके भाई ने भी उसे छोड़ दिया था। उसके सामने एक उज्ज्वल भविष्य था, लेकिन मू वुशुंग ने उसे बर्बाद कर दिया। मू वुशुंग ने उसे पागल तक कर दिया था। उसने कसम खाई थी कि अगर उसने इसका बदला नहीं लिया तो वह इंसान कहलाने लायक नहीं होगी। उसने ठंडे स्वर में कहा, लियू जियाओजियाओ, हम दोनों का एक ही लक्ष्य है, मू वुशुंग को बेरहमी से तड़पाना और उसे मौत की भीख मांगने पर मजबूर करना। और क्या हम दोनों अभी भी लॉन्ग मोशन पर लटके हुए नहीं हैं? फिर हम मू वुशुंग के सामने लॉन्ग मोशन की भावनाओं के साथ खेल सकते हैं, अपने आक्रोश को संतुष्ट कर सकते हैं और एक ही समय में बदला ले सकते हैं। एक बार जब हमारा मन भर जाएगा तो हम मू वुशुंग के सामने लॉन्ग मोशन को टुकड़े टुकड़े करके मार डालेंगे। क्या यह अविश्वसनीय रूप से संतोषजनक नहीं होगा? लियू जियाओजियाओ ने अपनी आंखें सिकुड़ीं, मानो वह पहले ही उस खौफनाक और संतोषजनक दृश्य की कल्पना कर सकती हो, और एक क्रूर और संतुष्ट मुस्कान बिखेरी। खौफ का आगमन, लेकिन ठीक उसी क्षण, नहीं, ये भयानक है। दोनों डेमनेस आध्यात्मिक साधकों ने हमारे इल्यूशन सी सिटी में घुसपैठ कर ली है। एक राक्षस लड़खड़ाता हुआ अंदर आया और जोर से खबर की घोषणा की। तो क्या हुआ अगर वे घुस आए? इतनी घबराहट किस बात की है? लियू जियाओजियाओ ने ठंडे स्वर में कहा, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, केवल फुर्सत दिखाई दे रही थी। शहर में इतने सारे राक्षसों के होने के बावजूद तुम्हें लगता है कि तुम कुछ आध्यात्मिक साधकों को नहीं मार सकते? राजकुमारी तियानजियांग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और शांति से कहा, इतनी बड़ी संख्या में आध्यात्मिक साधकों का यहाँ आना असंभव है, अन्यथा हमें बहुत पहले ही खबर मिल गई होती। चूंकि ऐसा है तो तुम बस उन आध्यात्मिक साधकों को मार डालो। तुम्हें हमें रिपोर्ट करने की क्या ज़रूरत है?
तुम इतनी छोटी सी बात भी नहीं संभाल सकते। इल्यूशन सी सिटी के सभी किनारों पर अन्य राक्षस पहरा दे रहे थे, इसलिए ये कहा जा सकता है कि इल्यूशन सी सिटी सबसे सुरक्षित जगह थी, इसलिए दोनों औरतें चिंतित नहीं थीं। लेकिन जमीन पर घुटने टेके उस राक्षस ने घबराहट से कहा, वे कुल मिलाकर केवल 5 लोग हैं। केवल 5 लोग, और तुम यहाँ हमारे आनंद को खराब करने आ गए। राजकुमारी त्यानजियांग ने अपनी आवाज़ उठाई, उसका चेहरा घोर अप्रसन्नता से भरा था। आपने मुझे पूरी बात नहीं करने दी। उस राक्षस ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और कहा, हालांकि कुल मिलाकर केवल 5 ही लोग हैं, जिनमें से एक बच्चा है, लेकिन वे अपने साथ हजारों राक्षसी जानवर लाए हैं। और आसमान में 2 दैवीय जानवर हैं, एक ड्रैगन और एक फीनिक्स। क्या? दोनों औरतों ने अपने हाथ मेज पर पटके और एक साथ खड़ी हो गईं, उनके चेहरों पर अविश्वास था। हजारों राक्षसी जानवर, ड्रैगन और फीनिक्स, ये कैसे संभव है? क्या दुनिया में बहुत पहले ही दैवीय जानवर खत्म नहीं हो गए थे? राजकुमारी त्यानजियांग और लियू जियाओ को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच है। ये सच है। मैं आप दोनों डेमने से ऐसी बात के बारे में झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? हम राक्षसों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उन आध्यात्मिक साधकों में से कई के पास ऐसी जादुई कलाकृतियां हैं जो राक्षसों को रोक सकती हैं। अगर कोई राक्षस करीब जाता है तो वे सभी राख में बदल जाएंगे। राक्षस ने खौफदा चेहरे के साथ कहा। राजकुमारी त्यानजियांग ने त्योरियां चढ़ाईं और पूछा, जनरल राक्षस कहाँ हैं? क्या वह अभी तक नहीं लौटे? राक्षस ने अपना सिर हिलाया, लेकिन कहा, वे ताइचू पर्वतों से आए हैं। जनरल भी वहीं गए थे। मुझे नहीं पता। निहितार्थ ये था कि उन्हें नहीं पता था कि जनरल राक्षस किसी मुसीबत में पड़ गए थे या नहीं। लियू जियाओ ने जोर से अपना सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल असंभव। जनरल राक्षस अर्थली फिएन डेमन किंग के बाद सबसे शक्तिशाली राक्षस हैं। कोई भी आध्यात्मिक साधक उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाओ और हजारों राक्षस सैनिकों को उनका विरोध करने के लिए कहो। तुम्हें उन्हें तब तक रोके रखना होगा जब तक कि जनरल वापस नहीं आ जाते। जनरल जल्द ही वापस आ जाएंगे। जब वह लौटेंगे तो हम उनका कत्लेआम कर देंगे और कोड़े मारने के लिए उनकी लाशों को शहर की दीवार पर लटका देंगे। राजकुमारी त्यानजियांग ने भयंकर स्वर में कहा। लाशों का अपमान। ठीक तभी बाहर से एक बहुत ही स्पष्ट और मधुर आवाज आई। राजकुमारी त्यानजियांग और लियू जियाओ के चेहरे के भाव एक पल में बुरी तरह बदल गए। यह आवाज़, भले ही वे राख में बदल जाएं, फिर भी वे बता सकती थीं कि यह आवाज़ किसकी थी। नहीं, असंभव। क्या राक्षस उसे पकड़ने नहीं गया था? वह इल्यूशन सी सिटी में कैसे आ सकती है? उसे तो हर कीमत पर भागने की कोशिश करनी चाहिए थी। उसे तो राक्षस द्वारा पकड़कर तड़पाया जाना चाहिए था, तो उसकी आवाज़ इतनी शांत और स्पष्ट कैसे हो सकती है? क्या ये हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि राक्षस पहले ही लौट आया हो और उसने मू वुशुन को भी पकड़ लिया हो, लेकिन राक्षस मू वुशुन को इतना पसंद करता हो कि उसने उसे तड़पाने के बजाय उसे स्वतंत्र रूप से बोलने का अधिकार दे दिया हो? हालांकि चीज़ें उनकी योजना के अनुसार नहीं हुईं। जबकि लियू जियाओ और राजकुमारी त्यानजियांग अभी भी सदमे में थीं, मू वुशुन पहले ही कमरे में प्रवेश कर चुकी थी। मू वुशुन को पूरी तरह से सुरक्षित देखकर, जिसके कपड़ों पर एक खरोंच या आंसू का निशान तक नहीं था, दोनों औरतों को एक बहुत भयानक आशंका महसूस हुई। क्या हुआ? क्या तुम एक पुरानी दोस्त को देखकर खुश नहीं हो? मू वुशुन ने दोनों औरतों की ओर देखा, उसके होठों पर एक ठंडी और व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। दोनों औरतें पूरी तरह से बदल चुकी थीं। राक्षसी मार्ग में गिरने के बाद उनमें अपने पूर्व स्वरूप का कोई निशान नहीं बचा था। उनके कपड़े भी बहुत भड़काऊ थे, जिससे उनमें वेश्यावृत्ति की आभा झलक रही थी। मू वुशुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह मेरा क्षेत्र है। मेरी अनुमति के बिना तुम्हें अंदर किसने आने दिया? भले ही तुम अब जनरल के लिए काम कर रही हो, लेकिन तुम्हें आने के क्रम का सम्मान करना होगा और मुझे बहन कहना होगा। लियू जियाओ ने गुस्से में फुफकारते हुए कहा। उसने बस यही मान लिया था कि मू वुशुन को राक्षस डेमन जनरल द्वारा लाया गया होगा और कुछ और नहीं सोचा। अगर यह कोई घुसपैठ होती तो उन्हें एक भी आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दी? हालांकि वे दोनों राहत भी महसूस कर रही थीं। राक्षस वापस आ गया था, इसलिए अब उन्हें आध्यात्मिक साधकों के घुसपैठ के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। राजकुमारी त्यानजियांग ने मू वुशुन को देखा। वह बेहद अनिच्छुक और ईर्ष्यालु महसूस कर रही थी। मू वुशुन का चेहरा बिल्कुल नहीं बदला था, इसके विपरीत वह पहले से कहीं अधिक सुंदर और सुरुचिपूर्ण लग रही थी। कोई भी पुरुष जो उसे देखेगा वह उसके लिए कोमलता और दया महसूस करेगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि राक्षस उसके एक चित्र मात्र से इतना मोहित हो गया था। राजकुमारी त्यानजियांग ने उपहास किया। मू वुशुन, ऐसा लगता है कि जनरल तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, जो तुम्हें बिना किसी नुकसान के वापस ले आए। हाँ, क्या तुम लॉन्ग मोशन के प्यार में गहराई से पागल नहीं थीं? फिर वापस मुड़कर खुद को जनरल की बाहों में फेंकना तुम्हारे जैसी औरत को शोभा नहीं देता।
मू वुशुंग को कुछ समझ आने लगा था। उसने कहा, मैं सोच रही थी कि वह बदसूरत राक्षस मुझे कैसे जानता था। तो ये पता चला कि इसके पीछे तुम दोनों का ही हाथ था। उसने अपनी जीभ से आवाज़ करते हुए कहा, वह बदसूरत दानव राक्षस है। वह पूरी तरह से बेशर्म है। तुम लोग उस घिनौने दानव के नीचे रहना कैसे बर्दाश्त कर सकती हो? मैं तुम दोनों के इस समर्पण का पूरा सम्मान करती हूँ, लेकिन इसके बारे में सोचकर ये समझ में आता है, तुम्हारे पास कोई क्षमता नहीं है, इसलिए तुम केवल अपना शरीर बेचकर ही गुजारा कर सकती हो। तुम, राजकुमारी त्यानजियांग आग बबूला हो उठी। मू वुशुंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम जनरल का अपमान करने की भी हिम्मत कर रही हो। लियू जियाओ ने भी कहा, अगर तुम इस तरह जनरल का अपमान करोगी तो हम निश्चित रूप से जनरल से तुम्हारी जिंदा खाल उधड़वा देंगे। हालांकि दोनों औरतों के असली इरादे उजागर हो गए थे, लेकिन वे इसके बिना जिंदा ही नहीं रह सकती थीं। क्या हम उन्हें दोष दे सकते हैं? हम केवल दुनिया को बहुत क्रूर होने के लिए दोष दे सकते हैं। मेरी माँ की जिंदा खाल उधेड़ दोगी? तुम दोनों मरने के ही लायक हो। नन्हा जियाओ जुबानक्सी गुस्से में अंदर चला आया और बोला, माँ आप उनसे कुछ कह ही क्यों रही हैं? बस उन्हें मार डालिए। इस तरह की दुष्ट आत्माएं सबसे घृणित होती हैं। उसे उन लोगों से सबसे ज्यादा नफरत थी जो उसकी माँ का अपमान करते थे। राजकुमारी त्यानजियांग और लियू जियाओ ने आंखें फाड़कर देखा, तुम्हारा बेटा अभी भी जिंदा है। राक्षस ने मू वुशुंग के बेटे को क्यों नहीं मारा? जियाओ जुबानक्सी ने त्योरियां चढ़ाईं और कहा, तुम ही वे लोग हो जो मरने लायक हैं। मेरी माँ का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम दोनों 1000 मौत मरने के लायक हो। खौफ का पर्दाफाश। ठीक उसी क्षण लॉन्ग मोशेन भी बाहर से अंदर आए। उन्होंने केवल एक बार राजकुमारी त्यानजियांग और लियू जियाओ की ओर देखा, उनकी ठंडी आंखों में केवल गहरी घृणा भरी थी। लॉन्ग मोशेन! दोनों औरतें जोर से चिल्लाईं। उसी समय उनके दिलों में एक बहुत बुरी भावना पैदा हुई। लॉन्ग मोशेन बंधा हुआ नहीं था। ये कैसे संभव है? अगर राक्षस उन्हें पकड़ता है तो भले ही वह हानिरहित मू वुशुंग और उसके बेटे को छोड़ दे, वह मू वुशुंग के आदमी को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। यह क्या हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें राक्षस द्वारा पकड़ा ही न गया हो? राजकुमारी त्यानजियांग जोर से चिल्लाई, तो तुम ही वे आध्यात्मिक साधक हो जिन्होंने अंदर घुसपैठ की है। तुम्हारी इतनी हिम्मत! गार्ड्स, इन्हें मार डालो। हालांकि कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जमीन पर घुटने टेके हुए उस राक्षस ने खतरे को भांपकर चुपके से खिसकने की कोशिश की, लेकिन जियाओ जुबानक्सी ने अपनी छोटी तलवार उठाए और उसे फेंक दिया, जो राक्षस को सीधे दीवार के आर पार भेद गई। राक्षस ने एक भयानक चीख निकाली और उसकी राक्षसी ऊर्जा नष्ट हो गई और वह पिघलने लगा, मानो उसे भयंकर यातना दी जा रही हो। इस नज़ारे से दोनों औरतें इतनी डर गईं कि वे पूरी तरह कांप उठीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत! बेहतर होगा कि तुम मुझे नुकसान न पहुंचाओ। मैं राक्षस की सबसे चहेती उपपत्नी हूँ। जब राक्षस लौटेगा तो वह तुम्हारी जिंदा खाल उधेड़ देगा। लियू जियाओ ने पीछे हटते हुए धमकी दी। बूम! ठीक तभी उनके सिर के ऊपर की छत अचानक उखड़कर दूर जा गिरी। एक विशाल एजियो ड्रैगन एक कानफोड़ू गर्जना करते हुए तेजी से उनके ऊपर से गुजरा। एक आग जैसा लाल फीनिक्स आसमान में चक्कर लगा रहा था। उसकी ठंडी और खौफनाक नज़रें लियू जियाओ और राजकुमारी त्यानजियांग पर टिकी थीं। इस दृश्य को देखकर दोनों औरतें खौफ से भर गईं। वे सदमे में और अविश्वास से कांप रही थीं। एजियो ड्रैगन, फीनिक्स, ये सभी पौराणिक दैवीय जानवर हैं। वे यहाँ कैसे आ गए? इसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये दोनों शक्तिशाली दैवीय जानवर मू वुशुंग और लॉन्ग मोशन के जन्मजात दैवीय जानवर हों। ये सोचकर दोनों औरतें गहरे सदमे और ईर्ष्या से भर गईं। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे लॉन्ग मोशन और मू वुशुंग से कई दुनियाओं से अलग थीं। एक दैवीय जानवर, वह एक पौराणिक दैवीय जानवर है। अगर उनके पास भी दैवीय जानवर होते तो क्या उन्हें राक्षसों में बदलना पड़ता? क्या वे अभी भी राक्षसों के उन भद्दे शरीरों के सामने समर्पण करतीं? वे कभी सोचती थीं कि वे स्वर्ग की चुनी हुई बेटियां हैं। हालांकि मू वुशुंग और लॉन्ग मोशन की तुलना में वे कुछ भी नहीं थीं। मौत का फरमान और एक खौफनाक अंत। नहीं, मुझे विश्वास नहीं है, राजकुमारी त्यानजियांग ने निराशा में चिल्लाकर कहा, यह नकली है। ये सब नकली है। मू वुशुंग, तुम मुझे नहीं मार सकती, अन्यथा राक्षस डेमन जनरल तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। मू वुशुंग हंस पड़ी। क्या तुम राक्षस डेमन जनरल के तुम्हारे लिए बदला लेने का इंतजार कर रही हो? ये वास्तव में बहुत अफसोस की बात है। बेटे, राक्षस डेमन जनरल को बाहर निकालो, उसने आलस भरे स्वर में कहा। जियाओ जुबानक्सी के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और वह बैंगनी जादुई क्रिस्टल बाहर निकाला। उस बैंगनी जादुई क्रिस्टल को देखते ही दोनों औरतें पूरी तरह से तबाह हो गईं। केवल राक्षस डेमन जनरल के स्तर वाले किसी व्यक्ति के सिर में ही ऐसा बैंगनी स्तर का जादुई क्रिस्टल हो सकता है। केवल जब राक्षस मर जाए और उसका सिर काट दिया जाए, तभी यह बैंगनी जादुई क्रिस्टल बाहर निकाला जा सकता है।
इस नीलम क्रिस्टल का मतलब था कि उनका एकमात्र सहारा, राक्षस डेमन जनरल, उनके हाथों मारा जा चुका है। नहीं, यह असंभव है। राजकुमारी त्यानजियांग ने अपना सिर हिलाया। राक्षस, जो इतना शक्तिशाली है, वह कैसे मर सकता है? वह अभी भी जीवन भर राक्षस पर निर्भर रहना चाहती थी। दोनों औरतों के भावों को देखकर मू वुशुन की आंखें गहरे उपहास से भर गईं। इन दोनों औरतों को भूमिगत जेल से भागने का मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे संजोया नहीं और राक्षसों में बदलना स्वीकार कर लिया, ये सोचकर कि वे जीवन भर राक्षस पर निर्भर रह सकती हैं। बुराई कभी अच्छाई पर हावी नहीं हो सकती। जिस दिन तुम राक्षस बनी थी, तुम्हें पता होना चाहिए था कि तुम और भी अधिक दयनीय मौत मरोगी। मैं तुम्हें मार डालूंगी। राजकुमारी त्यानजियांग ने अचानक अपनी हिम्मत जुटाई और एक विकृत चेहरे के साथ मू वुशुन की ओर दौड़ी। उसके पीछे लियू जियाओ की आंखें टिमटिमा रही थीं, मानो वह अर्थली फियन डेमन किंग को कोई संदेश भेजना चाहती हो। हालांकि उसी क्षण दो लंबी तलवारें हवा को चीरती हुई आईं और सीधे राजकुमारी त्यानजियांग और लियू जियाओ के दिलों के आर पार हो गईं। दोनों तलवारें मू युहिंग और लॉन्ग यी के हाथों में वापस आ गईं। ऐसी नीच औरतों के खिलाफ लॉन्ग मोशन और मू वुशुन को कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दोनों औरतों ने अपने दिल थाम लिए, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वे मर चुकी हैं। लेकिन उनके दिलों में हो रहे भयंकर दर्द ने उन्हें एहसास कराया कि उनका जीवन तेजी से खिसक रहा है। वे दोनों तलवारें विशेष रूप से दुष्ट आत्माओं को वश में करने के लिए डिज़ाइन की गई थीं। एक बार वार होने के बाद दर्द घाव से पूरे शरीर में फैल जाएगा और भौतिक शरीर धीरे धीरे गायब हो जाएगा। अगर किसी साधारण इंसान के दिल में छुरा घोंपा जाता तो उसे थोड़ा सा दर्द होता और वह तुरंत मर जाता। हालांकि राजकुमारी त्यानजियांग और लियू जियाओ अब राक्षस बन चुकी थीं। ये दर्द इंसानों की तुलना में दसियों हजार गुना अधिक था। लेकिन तो क्या, यह उनकी अपनी गलती का नतीजा था? ये दर्द पछतावे और आक्रोश में मिला हुआ था। उन्हें मू वुशुन को उकसाना ही नहीं चाहिए था। राक्षस बनने के बाद भी वे मू वुशुन का कोई मुकाबला नहीं थीं। वे स्थिति को नहीं बदल सकती थीं। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मू वुशुन के आने का पता चलते ही मुझे भाग जाना चाहिए था। उन्होंने वास्तव में उसे मारने और तड़पाने की कोशिश करने की हिम्मत की। कितनी हास्यास्पद बात थी। मैं संतुष्ट नहीं हूँ। कोई यह सब कैसे स्वीकार कर सकता है? दुश्मन ठीक तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम उसके एक बाल को भी नहीं छू सकते। कोई इसे कैसे स्वीकार कर सकता है? अत्यधिक पीड़ा के बीच उनके शरीर एक काले तरल पदार्थ में पिघल गए और यहाँ तक कि उनकी आत्माएं भी राख में बदल गईं। लियू जियाओ और राजकुमारी त्यानजियांग पूरी तरह से मर चुकी थीं और अब कभी भी लोगों को परेशान करने के लिए वापस नहीं आएंगी। इल्यूशन सी सिटी की आज़ादी और नया जीवन। इल्यूशन सी सिटी के पूरे शहर में एक भी राक्षस जिंदा नहीं बचा था। जिन इंसानों को राक्षसों द्वारा कालकोठरी में कैद कर लिया गया था और भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, उन्हें आज़ाद कर दिया गया। जिस दिन उन्होंने दोबारा दुनिया देखी, हर कोई खुशी से रो पड़ा और मू वुशुन तथा अन्य लोगों के सामने घुटने टेककर ऐसे नतमस्तक हुआ मानो वे उनके दूसरे माता पिता हों। इल्यूशन सी सिटी की मूल आबादी 100,000 से अधिक थी, लेकिन केवल 10,000 से कम लोग ही जीवित बचे थे। हर किसी की त्वचा पीली थी, चेहरे निस्तेज थे और वे इतने कमज़ोर हो गए थे कि केवल त्वचा और हड्डियां ही बची थीं। राक्षस केवल हर 2-3 दिनों में ही भोजन देते थे ताकि वे सभी भूख से न मरें। भोजन स्वाभाविक रूप से अच्छा नहीं था, इसे निगलना भी मुश्किल था और बहुत से लोग भूख से मर गए थे। दोबारा दिन का उजाला देखना एक ऐसी चीज़ थी जिसका उन्होंने कभी सपना देखने की हिम्मत भी नहीं की थी। लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं खोई थी। कालकोठरी से बचाए जाने के बाद उन्होंने अपने घर के पुनर्निर्माण के लिए कड़ी मेहनत की। एक नया जीवन शुरू करते हुए उनके चेहरे मुस्कान से चमक रहे थे। इस भावना ने मू वुशुन और उसके साथियों को प्रेरित किया, इसलिए वे पास के एक शहर में गए और वहां भी बचे हुए लोगों को बचाया। जिन दिनों वे बूढ़े गोल्डन ड्रैगन का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने बड़ी संख्या में राक्षसी जानवरों का नेतृत्व किया और दुष्ट आत्माओं के क्षेत्रों को रौंद डाला। दुष्ट आत्माएं इतनी डरी हुई थीं कि वे सभी अंधेरे कोनों में छिप गईं। कोई भी दुष्ट आत्मा इस क्षेत्र में खुलेआम दिखाई देने की हिम्मत नहीं कर रही थी। अर्थली फियन डेमन किंग ने एक बार अपनी राक्षस सेना को हमला करने के लिए भेजा था और हजारों राक्षस सैनिक बुरी तरह पराजित हुए थे। अर्थली फियन डेमन किंग सतर्क हो गया और फिर कभी उनसे सीधे भिड़ने की हिम्मत नहीं की। आध्यात्मिक ऊर्जा की वापसी, 9 स्वर्गों का पुनर्जन्म। 5वां दिन। एक बुजुर्ग व्यक्ति की खाना पकाने में मदद करते समय जियाओ जुवानेक्सी ने अचानक पलटा नीचे रखा और खुशी से चिल्लाया, पिताजी, माँ, आध्यात्मिक ऊर्जा आ गई है। दादाजी एवगू सफल हो गए हैं। लॉन्ग मोशन और मू वुशुन ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। उन्होंने पहले ही ध्यान दिया था कि आध्यात्मिक ऊर्जा जमीन से धीरे धीरे बाहर निकल रही थी और यह आध्यात्मिक ऊर्जा पतली नहीं थी। इसकी उपस्थिति को देखते हुए ये प्राचीन महाद्वीप का हृदय वास्तव में एक पूर्व उच्च स्तरीय महाद्वीप का हृदय था। अन्यथा इतनी समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न करना असंभव होता।
ये कांगमिंग महाद्वीप से बहुत अलग नहीं थी। क्या आध्यात्मिक ऊर्जा आ गई है? पास खड़े किसी ने उत्साह से पूछा। ये वास्तव में आध्यात्मिक ऊर्जा है। हे भगवान, स्वर्ग ने हमारे 9 स्वर्गों के महाद्वीप को बख्श दिया। आध्यात्मिक ऊर्जा आखिरकार वापस आ गई है। बहुत बढ़िया। लोग खुशी से झूम उठे और वे तब तक हंसते रहे जब तक कि उनके चेहरों पर आंसू न बहने लगे। आध्यात्मिक ऊर्जा के न होने के कारण लोगों की साधना आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उनके शरीर की आध्यात्मिक शक्ति को आध्यात्मिक ऊर्जा को सोखने की आवश्यकता होती है। उनका साधना स्तर चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, एक बार उनकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो जाने के बाद ये तब तक वापस नहीं आ सकती जब तक कि उनके पास जादुई गोलियां, स्वर्ग और पृथ्वी की जड़ी बूटियां या स्पिरिट स्टोन न हो जो सीधे आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख सकें। आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी के कारण कुछ लोगों में लड़ने की इच्छा खत्म हो गई थी और उन्हें डर था कि बुराई वापस आ जाएगी। अब जब आध्यात्मिक ऊर्जा बहाल हो गई थी तो लोग आखिरकार दुष्ट आत्माओं का विरोध करने के लिए फिर से साधना कर सकते थे। आध्यात्मिक ऊर्जा ही आध्यात्मिक अभ्यास की नींव है। हेलान साम्राज्य के नए राजा हाइलान्य ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अचानक प्रकट हुई आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करके उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। पिताजी, 9 स्वर्गों के महाद्वीप की आध्यात्मिक ऊर्जा बहाल हो गई है। हमारे लोगों को अब पलायन करने या 9 स्वर्गों के महाद्वीप को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप शांति से जा सकते हैं। आपका बेटा दुष्ट आत्माओं का विरोध करने और हमारी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए हेलान साम्राज्य का नेतृत्व करेगा। गोल्डन ड्रैगन का प्रकटीकरण। वूश, आसमान में एक गोल्डन ड्रैगन बादलों की ओर उड़ा और उसने एक स्पष्ट और सुरीली गर्जना की। इस दृश्य को देखने वाले सभी लोग जोर से चिल्लाए, दैवीय ड्रैगन प्रकट हुआ है और आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्जीवित हो रही है। दैवीय ड्रैगन प्रकट हुआ है और आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्जीवित हो रही है। छोटे हरे ड्रैगन ने हवा में अपनी पूंछ हिलाई। वह काफी राजसी लग रहा था, तो कोई उसे दैवीय ड्रैगन क्यों नहीं बुलाता? छोटे फीनिक्स ने नाक भान सिकोड़ते हुए उससे कहा, तुम्हारा मिजाज अभी भी बूढ़े गोल्डन ड्रैगन सीनियर से 1 लाख मील दूर है। ये सच है कि हर कोई उसकी पूजा कर रहा था। जो लोग इसे देखते थे वे अपनी नजरें नहीं हटा पाते थे क्योंकि इसके आग जैसे लाल पंख सच में बहुत सुंदर थे। हाँ, वे स्पष्ट रूप से मुझसे अपनी आंखें नहीं हटा पा रहे हैं। ठीक है। छोटा हरा ड्रैगन मानने को तैयार नहीं था। हालांकि जब वे दोनों पहली बार इंसानों के सामने आए थे तो सभी ने उन्हें देवता कहा था और वे बहुत चकित थे। वे उनके स्वामी लॉन्ग मोशन और मू वुशून की भी पहले से कहीं अधिक प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन वे अभी भी अपनी किशोरावस्था में थे और परिपक्व गोल्डन ड्रैगन की तरह बहुत बड़े नहीं थे। बूढ़ा गोल्डन ड्रैगन राजसी और विशाल था। उसने स्वर्ग में गर्जना की और उसकी गर्जना आधी दुनिया में सुनी जा सकती थी। ये लोगों को पूरी तरह से अलग एहसास देता था। जब बूढ़ा गोल्डन ड्रैगन इतनी महान शक्ति रखता है तो कोई उन्हें दोष कैसे दे सकता है? छोटा हरा ड्रैगन मानने को तैयार नहीं था, लेकिन मन ही मन वह आश्वस्त था। बूढ़ा गोल्डन ड्रैगन उसका सीनियर था और उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी था। बूढ़ा गोल्डन ड्रैगन नीचे उड़ा, उसने मानव रूप धारण किया और ऊर्जा से भरपूर होकर एक ही नज़र में छोटे हरे ड्रैगन और छोटे फीनिक्स को देख लिया। मू वुशुंग और लॉन्ग मोशन आगे आए। लॉन्ग मोशन ने कहा, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद सीनियर एओगो। 9 स्वर्गों के महाद्वीप पर अनगिनत लोगों की जान बचाने के बाद बूढ़ा गोल्डन ड्रैगन वास्तव में कड़ी मेहनत की उपाधि का हकदार था। बूढ़े गोल्डन ड्रैगन ने अपना हाथ हिलाया और कहा, यह सब तुम्हारा श्रेय है। मैं तो बस तुम्हारे लिए ये कर रहा था। मू वुशुंग मुस्कुराए और बोली, कृपया ऐसा मत कहिए। महाद्वीप का हृदय आपने ही हमें दिया था और आपने ही उसे वहां रखा है। आपका योगदान सबसे बड़ा है और लोग आपके बेहद आभारी हैं। उनके आसपास के किसी भी व्यक्ति को यह उम्मीद नहीं थी कि आसमान का वह गोल्डन ड्रैगन मानव रूप धारण कर लेगा और उनके पास आएगा। उनकी बातचीत से यह स्पष्ट था कि आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुद्धार का कारण लॉन्ग मोशन और मू वुशुंग थे। गोल्डन ड्रैगन ने उन्हें महाद्वीप के हृदय को उसके मूल स्थान पर वापस रखने में मदद की थी। तो 9 स्वर्गों के महाद्वीप में उनके उपकारी केवल गोल्डन ड्रैगन ही नहीं बल्कि लॉन्ग मोशन और अन्य लोग भी थे। सभी लोग उत्साहित दिख रहे थे, उनकी आंखें कृतज्ञता से भरी थीं। उन्होंने लॉन्ग मोशन, मू वुशुंग और बूढ़े गोल्डन ड्रैगन को अपने दिलों में बसा लिया। कई सालों बाद भी उनकी किंवदंतियां 9 स्वर्गों के महाद्वीप पर गूंजती रहीं। बेशक वह किसी और समय की कहानी है। नई शुरुआत और तावीज़ कला का प्रसार। 9 स्वर्गों के महाद्वीप की आध्यात्मिक ऊर्जा वापस आ गई थी, जिसका मतलब था कि मू वुशुंग और अन्य लोगों ने यहां वह सब पूरा कर लिया था जो उन्हें करना था। हालांकि वे 9 स्वर्गों के महाद्वीप को छोड़कर जाने के लिए तुरंत रवाना नहीं हुए। इस दिन लॉन्गेर उन दर्जनों लोगों के साथ इल्यूशन सी सिटी पहुंचा जिन्हें उसने इकट्ठा किया था। ये लोग कभी लॉन्ग मोशन के जासूस और अधीनस्थ हुआ करते थे। 9 स्वर्गों के महाद्वीप से जाने से पहले लॉन्ग मोशन ने उन्हें बहुत सारे स्पिरिट स्टोन दिए थे,
इसलिए भले ही 9 स्वर्गों के महाद्वीप ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा खो दी थी, वे बहुत दयनीय जीवन नहीं जी रहे थे। उन्हें यहाँ लाया गया था क्योंकि वे वफादार और अच्छी गुणवत्ता वाले थे। कोई इंसान बुरा कैसे हो सकता है अगर उसे लॉन्ग मोशन ने अपने अधीनस्थ के रूप में चुना हो। हालांकि दुष्ट आत्माओं के सत्ता में आने के कारण ये लोग लगातार पलायन कर रहे थे और उनकी जीवन शक्ति अपर्याप्त थी। इन लोगों में लियूशा शहर का सिटी लॉर्ड लॉन्ग आतन भी था, जिससे मू वुशुंग पहले मिल चुकी थी। आप सभी को यहाँ लाने का विचार मालकिन का था। वह आपको दुष्ट आत्माओं को दूर भगाने वाले तावीज़ बनाना सिखाना चाहती हैं। जो लोग रुचि रखते हैं वे यहाँ रुक सकते हैं और जो रुचि नहीं रखते उन पर कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। लॉन्ग यी ने मू वुशुंग का संदेश उन सभी तक पहुँचाया। पूरे महाद्वीप के लोग मायावी सागर शहर में आ चुके थे और उन्होंने हर तरह के नज़ारे देखे थे। इल्यूशन सी सिटी एकमात्र ऐसी जगह थी जो वास्तव में जीवंत महसूस हो रही थी। वहाँ के लोग हर मिलने वाले व्यक्ति का मुस्कान के साथ स्वागत करते थे, जो अन्य स्थानों से बिल्कुल अलग था, जहाँ बाहरी लोगों के प्रति हमेशा संदेह या तिरस्कार होता था। इसका कारण बहुत ही सरल था, मालकिन मू वुशुंग के तावीज़। इल्यूशन सी सिटी के हर द्वार पर राक्षस खोजने वाले तावीज़ लगे थे जो दुष्ट आत्माओं का पता लगा सकते थे। शहर के अंदर के लोगों को दुष्ट आत्माओं के घुसने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर कोई दुष्ट आत्मा अंदर घुसती भी तो वह उन आध्यात्मिक साधकों द्वारा मारी जाती जो तावीज़ों से शहर की रखवाली कर रहे थे। तावीज़ ही दुष्ट आत्माओं को वश में करने की कुंजी थे। नतीजतन जब वे लोग शहर पहुंचे और उन्होंने लॉन्ग यी को ये कहते सुना कि मालकिन उन्हें तावीज़ बनाना सिखाने वाली हैं, तो हर किसी का चेहरा आश्चर्य और खुशी से खिल उठा। लॉन्ग आतन ने सबसे पहले कहा, जब तक मालकिन मेरी मंदबुद्धि से घृणा नहीं करती, मैं लॉन्ग आतन सबसे पहले सीखने के लिए तैयार हूँ। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांग सकता। बाकी लोगों ने भी सहमति में सिर हिलाया। इतनी बड़ी कला न सीखना सबसे बड़ी मूर्खता होगी। मू वुशुंग न केवल उन्हें सिखा रही थी, बल्कि इल्यूशन सी सिटी में जो कोई भी तावीज़ बनाना सीखने का इच्छुक था उसे आकर सीखने की अनुमति दे रही थी। वह इल्यूशन सी सिटी में केवल 1.5 महीने ही रुकने वाली थी। वे इसे सीख पाते हैं या नहीं, ये पूरी तरह से उनकी प्रतिभा और कड़ी मेहनत पर निर्भर था। पिछले 1.5 महीने में अनगिनत आध्यात्मिक साधक उससे सीखने आए थे। मू वुशुंग बिना किसी भेदभाव के सिखा रही थी और कोई भी आकर उससे सीख सकता था। हालांकि उनमें से केवल आधे ही अंततः तावीज़ मास्टर बन पाए, लेकिन इतना ही काफ़ी था। समय सबसे अच्छा शिक्षक है, यह उन्हें बढ़ने में मदद करेगा और उन लोगों को धीरे धीरे अपनी कला खोजने की अनुमति देगा जो अभी तक इसमें निपुण नहीं हुए थे। मू वुशुंग के इल्यूशन सी सिटी से चले जाने के बाद भी लोगों के दिलों में उसके प्रति सम्मान कभी कम नहीं हुआ। कई लोग उसे सम्मानपूर्वक तावीज़ मास्टर कहने लगे थे। हालांकि उसने तावीज़ कला का निर्माण नहीं किया था, लेकिन दुष्ट आत्माओं का विरोध करने के लिए आम लोगों को खोई हुई तावीज़ कला सिखाने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। लोग इस महान उपकार को कभी नहीं भूलेंगे। हेलान साम्राज्य में स्वागत और एक अजीब परेशानी। इल्यूशन सी सिटी से निकलने के बाद वे हेलान साम्राज्य लौट आए। हाईलान्य और हेलान साम्राज्य के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, मानो वे किसी विजयी योद्धा का स्वागत कर रहे हों। 1 महीने से अधिक समय के बाद 9 स्वर्गों के महाद्वीप की आध्यात्मिक ऊर्जा और भी अधिक प्रचुर हो गई थी। महाद्वीप के आध्यात्मिक साधकों को पता चला कि यह लॉन्ग मोशन और मू वुशुंग ही थे जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर राक्षस क्षेत्र के दिल में गहराई तक जाकर प्रवेश किया था, प्राचीन महाद्वीप के हृदय को ढूंढा था और उसे 9 स्वर्गों के महाद्वीप के मूल स्थान पर रखकर महाद्वीप की आध्यात्मिक ऊर्जा को बहाल किया था। उनके बिना आध्यात्मिक साधकों के पास अपनी साधना वापस पाने का कोई तरीका नहीं होता। मू वुशुंग और उसके समूह ने कुछ दिनों के लिए हेलान साम्राज्य में रहने की योजना बनाई, क्योंकि उन्होंने कांगमिंग महाद्वीप पर वूजीजी और लिंग जियाओक्सियन से संपर्क किया था। वे दोनों ये चर्चा करने के लिए नीचे आने वाले थे कि कांगमिंग महाद्वीप के आध्यात्मिक साधकों को नीचे आकर दुष्ट राक्षसों को मारने के लिए कैसे आकर्षित किया जाए। पिछले 2 दिनों में अविवाहित मू युहेंग पर पूरे हेलान साम्राज्य की अविवाहित महिलाओं द्वारा प्रेम प्रस्तावों की बारिश की जा रही थी। इस उत्पीड़न को सहने में असमर्थ वह महल में छिप गया था और बाहर जाने से इनकार कर रहा था। मू वुशुंग ये देखकर हंसते हंसते मर ही गई थी। हेलान के लोग खुले विचारों वाले हैं और वे नायकों की प्रशंसा करते हैं। हेलान महिलाओं की नज़र में उसका सुंदर छोटा भाई एक हॉट कमोडिटी था। 2 दिन पहले जब नन्हा जियाओ जुवानिक्सी अपने अंकल के साथ बाहर गया था, तो वह वापस आने पर लाल रंग, पाउडर और लिपस्टिक के निशानों से ढका हुआ था। जियाओ जुवानिक्सी को सुगंधित महिलाओं से घिरे होने में काफ़ी मज़ा आया था, लेकिन वह सुंदर छोटा भाई मू युहेंग काफ़ी डर गया था। वह स्वभाव से बहुत शर्मीला और आरक्षित था और ऐसे भावुक प्रेम प्रस्तावों को संभाल नहीं पा रहा था। हालांकि वह नहीं जानता था कि महल में छिपने के बाद भी वह किसी के पीछा करने से नहीं बच पाएगा। उसका पीछा करने वाली कोई और नहीं बल्कि हाईलान्य की छोटी बहन हाईलान्यू थी। हाईलान्यू का एक तरफा प्यार और एक टूटा हुआ दिल।
शुरुआत में हाय लान्यू बस खुद उसके लिए सूप और पानी लेकर आती थी। सुंदर छोटा भाई इस बात से बेखबर इसे गंभीरता से नहीं लेता था, ये सोचकर कि हाय लान्यू बस वास्तव में उसकी परवाह कर रही है। लेकिन मू वुशुंग देख सकती थी कि हाय लान्यू की नज़रें व्यावहारिक रूप से उसके सुंदर छोटे भाई पर ही चिपकी रहती थीं। उसकी हल्की हरी पुतलियां कोमल स्नेह से भरी रहती थीं, जैसे पानी का कोई तालाब प्यार से लबालब हो। उसने इंपीरियल अंकल से ये भी कहा था कि यदि हाय लान्यू और उसका सुंदर छोटा भाई वास्तव में एक साथ हो जाएं, तो उनका बच्चा निश्चित रूप से बहुत सुंदर होगा। हाय लान्यू जलपरियों की वंशज थी। अपने भाई की तरह उसके नैन नक्श उत्तम और परिपूर्ण थे और समुद्री शैवाल जैसे उसके लंबे बाल भी बेहद खूबसूरत थे। उसका छोटा भाई भी काफ़ी सुंदर था, इसलिए यदि वे दोनों मिल जाएं, तो उनके भविष्य के बच्चों में निश्चित रूप से और भी बेहतर जीन होंगे। हालांकि देवी भावुक थी, लेकिन राजा जियांग उदासीन था। जब मू युहेंग को अपने प्रति हाय लान्यू के स्नेह का एहसास हुआ, तो उसने सूक्ष्मता से उससे दूरी बना ली, उसके द्वारा दिए गए उपहारों को बिना छुए वापस कर दिया और उसके बात करने का लहजा बहुत दूर और ठंडा हो गया। मू वुशुंग ने एक बार हाय लान्यू को लाल आंखों से रोते हुए देखा था, जब वह अपने सुंदर छोटे भाई के कमरे से सिसकते हुए बाहर भाग रही थी, जो बहुत दयनीय लग रही थी। क्या हुआ? क्या तुमने उस युवा लड़की पर जोर जबरदस्ती की? वह इस तरह क्यों रो रही थी? उसने मजाक में अपने सुंदर छोटे भाई से कहा। मू युहिंग के चेहरे के भाव बहुत अप्रिय थे। उसने कहा, मुझे नहीं पता कि उसने किसका बुरा विचार सुना, लेकिन उसने वास्तव में मुझे लुभाने की कोशिश की। मैंने उसे एक ही झटके में दूर धकेल दिया। मू वुशुंग हैरान थी, उसे उम्मीद नहीं थी कि वह आधी सही होगी। वह वास्तव में हाय लान्यू ही थी जिसने सुंदर छोटे भाई पर खुद को थोपने की कोशिश की थी। कोई आश्चर्य नहीं कि हाय लान्यू अभी अभी थोड़ी अस्त व्यस्त दिख रही थी। वह मन ही मन हंसना चाहती थी। हाय लान्यू विचित्र और चतुर लगती थी, लेकिन उसे जानने के बाद मू वुशुंग ने पाया कि वह वास्तव में बहुत सरल दिमाग वाली लड़की है। यदि वह सुंदर छोटे भाई को इतना पसंद नहीं करती, तो वह शायद कुछ ही दिनों में वापस कांगमिंग महाद्वीप लौटने की इतनी जल्दी में नहीं होती। ये देखकर कि उसका छोटा भाई नाखुश लग रहा है, मू वुशुंग समझ गई कि उसे हाय लान्यू बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसे हाय लान्यू के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकती थी। फिर उसने पूछा, युहिंग, अपनी बहन को सच बताओ, हाय लान्यू के लिए तुम्हारी भावनाएं क्या हैं? मू युहिंग ने अपना सिर पीछे झुकाया और ठंडी चाय का एक प्याला पी लिया। उसका मिजाज काफी शांत लग रहा था, लेकिन वह सफ़ेद धुंधला दृश्य जो बार बार उसके सामने आ रहा था, उसके उस क्रोध को फिर से बढ़ा रहा था जिसे उसने अभी अभी दबाया था। खांसी खांसी। जब मू वुशुंग ने उसे खांसते हुए देखा, तो उसने जल्दी से उसे ठंडी चाय का एक और प्याला उड़ेला। मू युहिंग ने उसे एक ही घूंट में पी लिया। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे उसके लिए बिल्कुल कोई भावना नहीं है। वह ऐसी लापरवाह और बेशर्म महिला को कभी पसंद नहीं करेगा। बैंग! बाहर से एक स्पष्ट आवाज आए, मानो कोई चीज जमीन पर गिर गई हो। जब मू वुशुंग और मू युहिंग बाहर देखने गए, तो उन्होंने केवल जमीन पर बिखरा हुआ स्पिरिट बर्ड सूप और टूटा हुआ सूप का प्याला देखा, साथ ही एक फटी हुई स्कर्ट को तेजी से भागते हुए देखा। दोनों ने इसे हाय लान्यू के कपड़ों के रूप में पहचान लिया। हाय लान्यू किसी कारण से वापस आई थी और मू युहिंग के लिए सूप लाई थी, लेकिन शायद उसने मू युहिंग की बातें सुन ली थीं और दुखी होकर वहां से चली गई थी। मू वुशुंग ने गहरी आह भरी। इस बार तुमने इस लड़की का दिल पूरी तरह से तोड़ दिया है। हालांकि पुरुषों और महिलाओं के बीच मामलों में आपसी स्नेह की आवश्यकता होती है, और चूंकि उसका सुंदर छोटा भाई इस मामले में पूरी तरह से बेपरवाह था, इसलिए वह केवल उसका दिल ही तोड़ सकता था। मू युहिंग का सुंदर चेहरा भावहीन बना रहा और उसने कहा, ये सबसे अच्छा है। मुझे लोगों द्वारा परेशान किया जाना पसंद नहीं है। लेकिन वह नहीं जानता था कि एक कहावत है, अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करना कुछ समय के लिए अच्छा लग सकता है, लेकिन बाद में उसे वापस पाने के लिए नरक से गुजरना पड़ेगा। वह वर्तमान में प्यार के बारे में पूरी तरह अनभिज्ञ था, नहीं जानता था कि प्यार क्या होता है, और उसकी पसंद की कोई महिला भी नहीं थी। जब तक वह वास्तव में समझ पाएगा कि पसंद करना और प्यार क्या है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हाय लान्यू का अंतिम फैसला। ज़ियाओ युए, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? हाय लान्यू इंपीरियल गार्डन में अपने महल में दौड़कर वापस आ रही हाय लान्यू से टकरा गया और उसे रोक लिया। भैया! हाय लान्यू फूट फूट कर रोने लगी। ज़ियाओ युए, मत रो, अपने भाई को बताओ, तुम्हें किसने परेशान किया? ये पहली बार था जब हाय लान्यू ने अपनी चुलबुली छोटी बहन को इतना दुखी होकर रोते देखा था और उसकी आंखें गंभीर हो गईं। हाय लान्यू ने सिसकते हुए कहा, भैया, मैं मू युहिंग से मिलने फिर कभी नहीं जाऊंगी। वह बहुत बुरा आदमी है। उसने पहले ही उसका शरीर देख लिया था, फिर भी वह कहता है कि उसे उसके लिए कोई भावना नहीं है। क्या वह वास्तव में इतनी अनाकर्षक है? उसका दिल टूट गया था, उसने कभी नहीं सोचा था कि मू युहिंग उससे इतनी घृणा करेगा। वास्तव में, जब वह कुछ साल पहले अपने भाई के साथ ज़ियाओ युए राजवंश गई थी, तब उसे पहली नज़र में ही मू युहिंग से प्यार हो गया था। हालांकि
उस समय उसके भाई और मू वुशुंग में अनबन हो गई थी, और वह जानती थी कि जब उसका भाई मू वुशुंग के पास गया था तो उसके पास कोई बहुत ज़रूरी काम था, इसलिए उसका मू परिवार में जाना और भी अधिक अनुचित था। उस समय मू यूहेंग शायद ही कभी बाहर जाता था। वह मू परिवार में नहीं जा सकती थी और वह बाहर नहीं आता था, इसलिए उसके लिए उसे एक झलक देखना भी मुश्किल था। यहाँ तक कि जब वह वहाँ से जा रही थी तब भी वह मू यूहेंग को नहीं देख पाई थी। ये भावनाएं उसके दिल की गहराइयों में दबी रहीं। बाद में उसे पता चला कि मू यूहेंग अपनी बहन मू वुशुंग और जीजा लॉन्ग मोशन के साथ 9 स्वर्गों के महाद्वीप को छोड़कर जा चुका है। उसे लगा कि वह इस जन्म में मू यूहेंग को दोबारा कभी नहीं देख पाएगी, इसलिए वह धीरे धीरे अपने दिल की गहराई में छिपी भावनाओं को भूलने लगी। लेकिन कौन जानता था कि एक दिन वह अचानक फिर से उसके सामने प्रकट होगा। अपनी प्योयांग स्वॉर्ड चलाते हुए, राक्षसों का वध करते हुए, उसका बर्ताव हमेशा की तरह ही प्रभावशाली था, और अब तो उसमें पहले से कहीं अधिक मर्दाना आभा झलक रही थी। उसने केवल एक नज़र देखा और वह अपनी जगह पर जम गई। उसका दिल लंबे समय तक अशांत रहा। उस समय वे सभी राक्षसों को मारने में व्यस्त थे और किसी ने भी उसकी प्यार भरी नज़रों या इतने सालों बाद बहाए गए कड़वे आंसुओं पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उस समय उसके पिता की अभी अभी मृत्यु हुई थी, देश संकट में था और दुष्ट आत्माएं बेलगाम थीं। उसके पास प्यार और वासना के मामलों में समर्पित करने के लिए कोई अतिरिक्त विचार नहीं थे और उसने इस भावना को अपने तक ही सीमित रखा। केवल रात के सन्नाटे में ही वह चुपचाप प्रार्थना कर सकती थी कि वे सुरक्षित लौट आएं। बाद में जब वह अपने ऊंचे और राजसी आत्मा जानवर पर सवार होकर सड़कों और गलियों से गुजरते हुए महल के नीचे पहुंचा तो किसी ने भी वे आंसू नहीं देखे जो उसने चुपके से पोंछ लिए थे, वे खुशी के आंसू थे। वह शहर की दीवार से बिना किसी हिचकिचाहट के उसे देख सकती थी, क्योंकि इस दिन कई अन्य महिलाएं भी उसे बड़ी ही निर्लजता से घूर रही थीं। बाद में राजधानी की सभी अविवाहित महिलाओं ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। जब भी वह सड़क पर दिखाई देता, महिलाएं उसके पास झुंड बनाकर आ जाती, उस पर फूल और रुमाल फेंकती थीं। कुछ बोल्ड महिलाओं ने तो उसे चूम भी लिया था। सौभाग्य से जो महल की दासी उसके साथ बाहर गई थी, उसने उसे बताया कि मू यूहेंग को वे महिलाएं बिल्कुल पसंद नहीं थीं, और यदि वे उसे चूमना भी चाहें तो वे उसके शरीर को छू भी नहीं पाएंगी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन राहत की सांस लेते ही वह स्तब्ध रह गई। उसे अचानक याद आया कि मू यूहेंग जल्द ही जाने वाला है। यदि उसने कुछ नहीं किया तो क्या वह उसे कभी याद रखेगा? वह बाद में पछताना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने उसे उपहार भेजना शुरू कर दिया, जिसे उसने पहले तो स्वीकार कर लिया, जिससे उसे यह भ्रम हुआ कि उसकी भावनाओं की सराहना की जा रही है। उसकी हिम्मत और मजबूत हो गई, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि चीज़ें इस तरह से खत्म होंगी। मू यूहिंग बहुत क्रूर था। उसके उस ठंडे लहजे के बारे में सोचकर ही उसे रोना आ रहा था जब उसने उसे ज़मीन पर धकेल दिया था और आत्मसम्मान रखने को कहा था। हाइलान्य ने अपनी छोटी बहन की ओर देखा, जो और भी अधिक फूट फूट कर रोने लगी थी। उसने आह भरी और कहा, अब जब तुमने हकीकत का सामना कर लिया है तो पूरी तरह से हार मान लो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा भाई मू यूहेंग क्रूर है, बल्कि उसे तुम पसंद नहीं हो। चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम उसे प्रभावित नहीं कर सकती, इसलिए अपने दिल को फिर से चोट मत पहुंचने दो। हाइलान्यू ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें सूजकर आड़ू जैसी हो गई थीं। उसने अपने बड़े भाई की ओर देखा और आंसू रोकते हुए पूछा, भैया, क्या एप सच में इतनी बुरी है? वह उसका दिल क्यों नहीं जीत सकती? अपनी सुंदर और फूल जैसी छोटी बहन को देखकर हाइलान्य ने स्वाभाविक रूप से इसका खंडन किया। मेरी बहन स्वाभाविक रूप से किसी से कम सुंदर नहीं है, बस उसकी पसंद ही खराब है। वह निश्चित रूप से बाद में पछताएगा। इस दुनिया में मेरी बहन से ज्यादा उसे कौन प्यार कर सकता है? हाइलान्य को यह नहीं पता था कि उसके शब्द आगे चलकर सच होने वाले थे। घर लौटने के बाद हाइलान्यू ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया, न कुछ खाया और न कुछ पिया, और दिन रात इसके बारे में तब तक सोचती रही जब तक कि उसे समझ नहीं आ गया। मू यूहिंग उसे पसंद नहीं करता, इसलिए वह चाहे जो भी करे सब बेकार है। इसलिए वह अब उसके करीब कभी नहीं जाएगी। किसी चीज़ को समझना एक बात है, लेकिन अगर आप दुखी हैं तो दुखी तो रहेंगे ही। हालांकि उसने वास्तव में मू यूहिंग को ढूंढना बंद कर दिया था। उसे डर था कि उसे देखने से वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाएगी, और उसने कभी अपने ही महल का दरवाज़ा तक पार नहीं किया। एक दिन इंतजार करने के बाद कांगमिंग महाद्वीप से वुजीजी और लिंग जियाओक्सियन आ गए। उन्होंने 2 दिनों तक चर्चा की और आखिरी दिन जब वे एक साथ 9 स्वर्गों के महाद्वीप को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, हाइलान्यू 4 दिनों तक मू यूहेंग के सामने नहीं आई थी। मू यूहेंग को यह थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। कभी कभार वह किसी महिला के साथ अंतरंग होने का सपना देखता था, जिसे वह अपनी जवानी की बेचैनी मानकर टाल देता था, और उसने कभी हाइलान्यू के बारे में नहीं सोचा। कांगमिंग महाद्वीप लौटने के बाद एक रात वह एक सपने से जागा। सपने में महिला ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और वह कोई और नहीं बल्कि हाइलान्यू का ही चेहरा था। रेड चैम्बर का रहस्य और मू यूहेंग की अजीब स्थिति।
लॉन्ग मोशन और मू वुशुंग अपने 1 महीने के हनीमून से वापस लौटे और पाया कि उनके सुंदर छोटे भाई का वजन कुछ कम हो गया है। किंग यून स्वॉर्ड सेक्ट के उनके साथी शिष्यों के अनुसार उनका सुंदर छोटा भाई अब पहले जैसा खेती का जुनूनी नहीं रहा था और इसके बजाय वह अक्सर रेड चैम्बर वेश्यालय जैसी जगहों पर जाने लगा था। मू वुशुंग काफ़ी चौंक गई और तुरंत सुंदर छोटे भाई से बात करने गई। पुरुषों का फिलांद्रा रंगीन मिजाज होना आम बात है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका सुंदर छोटा भाई भी ऐसा होगा। यह उसके लिए थोड़ा आश्चर्यजनक था। नहीं, तुम ज्यादा सोच रही हो। मैं तो बस एक वेश्या को जिथा बजाते सुनने आया था, मू यूहिंग ने अपनी बहन को सफाई देते हुए कहा। मू वुशुंग को शक हुआ और उसने पूछताछ के लिए किसी को भेजा। निश्चित रूप से सुंदर छोटा भाई वास्तव में केवल किसी को जिथा बजाते हुए सुन रहा था और किसी भी वेश्या का अतिथि नहीं बना था। ये तो और भी अजीब है। उत्साह और जीवन शक्ति से भरा एक युवा व्यक्ति किसी खूबसूरत महिला की ओर आकर्षित कैसे नहीं हो सकता? क्या मेरे सुंदर छोटे भाई के लिए किसी तरह की बाधा है? मू वुशुंग के दिमाग में एक अजीब सा विचार आया, लेकिन वह अपने छोटे भाई, जो कि बहुत सुंदर था, को सीधे तौर पर यह बात नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके स्वाभिमान को ठेस न पहुंचे। इसलिए उसने एकांत में अपने अंकल से इस पर चर्चा की। उसे नहीं पता था कि मू यूहिंग के रेड चैम्बर के पहले दौरे का वास्तव में वही इरादा था। वह बार बार आने वाला सपना उसे उसकी साधना के दौरान बेचैन कर रहा था, जिसे वह अपनी प्रचुर रक्त ऊर्जा का कारण मान रहा था। इसलिए अप्रत्याशित रूप से जब वेश्या ने अपने कपड़े उतार दिए, तब भी उसने वैसा महसूस नहीं किया जैसा उसने अपने सपने में किया था। इसलिए उसे उस वेश्या को वापस कपड़े पहनने और उसके लिए जिथा बजाने के लिए कहना पड़ा। उस वेश्या ने भी उसके महान चरित्र और सत्यनिष्ठा की प्रशंसा की थी, ये कहते हुए कि वह अपनी गोद में एक महिला के होने के बावजूद अडिग रहा। वास्तव में वह एक आधुनिक युग का लियू जियाहुई सद्गुण और सत्यनिष्ठा के लिए जाना जाने वाला एक पौराणिक व्यक्ति था। यूहेंग के साथ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मू वुशुंग द्वारा अपनी शंकाओं के बारे में बताने के बाद उसके अंकल ने उससे बात की। मेरी आंखें भ्रम के आर पार देख सकती हैं और यह भी बता सकती हैं कि क्या उसे कोई छिपी हुई बीमारी है। श्वांग ए तथ्य ये साबित करते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। लॉन्ग मोशन ने असहाय होकर कहा। यह क्या हो रहा है? वह 20 के दशक में एक आदमी है और एक 4 साल के बच्चे का मामा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे महिलाओं में कोई दिलचस्पी ही न हो? मू वुशुंग ये समझ नहीं पा रही थी। उसे डर था कि जब तक उसका बेटा शादी के लायक होगा, तब तक उसका सुंदर छोटा भाई कुंवारा ही रह जाएगा। मुझे लगता है कि मैं अभी तक किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला हूं जिसे मैं पसंद करता हूं, इसलिए मुझे वह एहसास नहीं होता। लॉन्ग मोशन ने उसकी कमर छूते हुए कहा। लगता है मुझे उसके लिए ब्लाइंड डेट्स की व्यवस्था करनी पड़ेगी, अन्यथा उसके इस रूखे और उदास व्यक्तित्व के साथ उसे कोई साथी ढूंढने में उम्र लग जाएगी। मुझे बस यह नहीं पता कि उसे किस तरह की महिला पसंद है। मुझे उससे पूछना होगा। इससे पहले कि मू वुशुंग अपनी बात पूरी कर पाती, किसी ने उसका मुंह बंद कर दिया। जब तक मू वुशुंग को अपने सुंदर छोटे भाई के लिए एक ब्लाइंड डेट की व्यवस्था करने की याद आई, तब तक सूरज आसमान में बहुत ऊंचा उठ चुका था। वह बिस्तर पर लेटी थी, हाथ में एक कैलीग्राफी ब्रश पकड़े हुए, और विभिन्न संप्रदायों की योग्य महिलाओं की एक सूची बना रही थी। ये ठीक नहीं रहेगी। उसकी कमर बहुत चौड़ी और कंधे बहुत भारी हैं। मेरे सुंदर छोटे भाई को निश्चित रूप से यह पसंद नहीं आएगी। वूश, उसने एक नाम काट दिया। ये भी ठीक नहीं रहेगी। मैं उससे एक बार पहले मिल चुकी हूँ, वह थोड़ा तुतलाती है। एक और नाम काट दिया गया। ये बहुत मोटी है। बिल्कुल नहीं। ये बहुत घमंडी है, इसे भी काटो। अंत में केवल 5 या 6 उपयुक्त महिलाओं के नाम ही बचे थे। ये तो बहुत कम लग रहा है। मू वुशुंग ने अपनी कलम के पिछले हिस्से को चबाते हुए परेशानी से कहा। बिस्तर के पर्दे के पीछे से मजबूत और शक्तिशाली हाथों की एक जोड़ी निकली, जिसने उसके कंधों को लपेट लिया, और एक गहरी आवाज ने कहा, शायद यूहेंग की पसंद थोड़ी अनोखी हो। असंभव। आपको लगता है कि वह सब आपकी वजह से था, इंपीरियल अंकल। मू वुशुंग जोर से हंस पड़ी, उन्हें चिढ़ाते हुए कि जब वह अतीत में मोटी थी, तब भी वे उसे खाने के लिए तैयार थे। हाँ हाँ हाँ, मेरी पसंद सबसे अनोखी है। अपनी अनोखी पसंद को साबित करने के लिए किसी ने मू वुशुंग को वापस बिस्तर के पर्दों के पीछे खींच लिया। एक ब्लाइंड डेट। अपनी बड़ी बहन की बात सुनकर मू यूहिंग ने अनजाने में त्योरियां चढ़ाईं, लेकिन कुछ सोचने के बाद अंततः उसने सहमति में सिर हिला दिया। ये देखकर कि उसके सुंदर छोटे भाई ने उसे मना नहीं किया, मू वुशुंग काफ़ी संतुष्ट थी और उसकी चिंताएं दूर हो गईं। लेकिन आधा महीने बाद मू वुशुंग ने फिर से त्योरियां चढ़ाईं। सच में तुम्हें उनमें से कोई भी पसंद नहीं है? उसने पूछा। मू यूहिंग ने हताशा में अपना सिर हिलाया, उस पर नहीं, बल्कि खुद पर। जिन महिलाओं को वह देख रहा था, उनमें से कुछ की त्वचा उसके सपने वाली महिला से ज्यादा गोरी थी और कुछ के वक्ष बड़े थे, लेकिन उसे उनमें से किसी में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी।
यहाँ तक कि उनसे बात करने की भी कोई इच्छा नहीं हो रही थी। तुम लोग ज्यादा मिलते क्यों नहीं? जैसा कि कहावत है, पहचान से ही प्यार बढ़ता है। हो सकता है कि तुम रोमांस के मामले में थोड़े धीमे हो। उन नाजुक और सुंदर महिलाओं से ज्यादा बात करो, शायद एक दिन तुम्हें इसका एहसास हो जाए। मू वुशुंग ने कहा। वह वास्तव में अपने सुंदर छोटे भाई की शादी को लेकर बहुत चिंतित थी। मू यूहिंग ने सिर हिलाया और कहा, मैं वास्तव में उनसे मिलना जारी नहीं रखना चाहता। मू वुशुंग को अचानक याद आया कि उसके रॉयल अंकल ने क्या कहा था। शायद उसके छोटे भाई की पसंद थोड़ी अनोखी थी। उसने वह कागज़ निकाला जिस पर उसने नाम काटे थे और अपने सुंदर छोटे भाई से कहा, यूहिंग, मेरे पास यहाँ कुछ विशेष लोग हैं, क्या हम उनसे दोबारा मिलें? मू यूहिंग ने ज्यादा नहीं सोचा, यह मानकर कि उसकी बहन का मतलब विशेष रूप से उत्कृष्ट है। अपनी हताशा के बारे में सोचकर उसने फिर से सिर हिला दिया। लेकिन जब उसने अपने सामने उस महिला को देखा जिसकी कमर उससे भी ज्यादा चौड़ी थी और जिसका मुंह उससे भी बड़ा था, तो उसका चेहरा लगभग काला पड़ गया। यह क्या धोखा है? उसने कब कहा था कि उसे इस तरह की महिला पसंद है? मेरी बहन कितनी अविश्वसनीय है। हालांकि उसने फिर भी एक सज्जन की तरह व्यवहार किया और उस युवा महिला के साथ तब तक रहा जब तक कि उसने अपनी चाय और स्नैक्स खत्म नहीं कर लिए और फिर चला गया। लेकिन यह ब्लाइंड डेट का सिलसिला यहीं खत्म हो गया। वह अब और किसी ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहता था, वह इन सब से तंग आ चुका था। मू वुशुंग उसे मजबूर नहीं करना चाहती थी। वैसे भी उसके पास अभी एक लंबा जीवन था और उसके सुंदर छोटे भाई ने उसके अमरता के आड़ू खाए थे, इसलिए उसका जीवनकाल बहुत लंबा था। इतने लंबे जीवनकाल के साथ वह निश्चित रूप से अपने दिल के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलेगा। 9 स्वर्गों के महाद्वीप का पुनरुद्धार और एक तरफा प्रेम का अंत। हालांकि ये खबर कि मू यूहिंग कांगमिंग महाद्वीप के प्रमुख संप्रदायों की युवतियों के साथ ब्लाइंड डेट्स पर जा रहा है, हाई लान्यू के कानों तक पहुंच ही गई। अब कांगमिंग महाद्वीप के आध्यात्मिक साधना गिल्ड और कई प्रमुख संप्रदायों ने हाथ मिला लिया था ताकि वे स्थानीय आध्यात्मिक साधकों को इनाम के जरिए 9 स्वर्गों के महाद्वीप में राक्षसों को मारने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। हर राक्षस के सिर में एक जादुई क्रिस्टल होता है, लेकिन वे विभिन्न श्रेणियों में बंटे होते हैं। निम्न श्रेणी के जादुई क्रिस्टल बहुत उपयोगी नहीं होते, लेकिन अगर उन्हें जमा किया जाए तो उनसे हथियार बनाए जा सकते हैं। उच्च श्रेणी के जादुई क्रिस्टल की बहुत अधिक मांग थी। प्रमुख संप्रदायों ने संप्रदाय मिशन जारी किए, जिन्हें पूरा करने के लिए शिष्यों को 9 स्वर्गों के महाद्वीप में परीक्षण के रूप में भेजा गया। वे जितने अधिक जादुई क्रिस्टल प्राप्त करते, संप्रदाय का इनाम उतना ही बड़ा होता। इसके अलावा 9 स्वर्गों के महाद्वीप में जाने वाला हर आध्यात्मिक साधक कम कीमत पर दुष्ट आत्माओं को वश में करने वाले तावीज़ खरीद सकता था, इसलिए 9 स्वर्गों के महाद्वीप में जाने वाले आध्यात्मिक साधकों की संख्या बिल्कुल भी कम नहीं थी। 9 स्वर्गों के महाद्वीप की आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में थी, जो उच्च स्तरीय महाद्वीपों के समान थी। ये बात तेजी से फैल गई, जिससे और भी अधिक आध्यात्मिक साधक आकर्षित हुए। हाइलान्यू को कांगमिंग महाद्वीप से आए एक महिला आध्यात्मिक साधक से मू यूहिंग की ब्लाइंड डेट्स के बारे में पता चला। आखिरकार कांगमिंग महाद्वीप में प्रथम श्रेणी के संप्रदाय चर्च ऑफ लाइट के नेता के पोते के रूप में और अपनी गहरी साधना तथा असाधारण प्रतिभा के साथ वह कई महिलाओं के लिए सपनों का देवता था। महिलाएं गपशप करने में सबसे आगे होती हैं और चून की मू वुशुंग ने इस बात को गुप्त नहीं रखा था कि उसने मू यूहिंग के लिए एक ब्लाइंड डेट की व्यवस्था की थी, इसलिए ये खबर तेजी से बहुत से लोगों तक फैल गई। वह बस मुझे उतना पसंद नहीं करता। वापस जाने के बाद वह अन्य महिलाओं से मिलने गया। वह जरूर चाहता होगा कि मैं उसे पूरी तरह से भूल जाऊं। हाइलान्यू अपने महल में लौटी और फिर से रोने लगी। इस बार रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थीं, लेकिन उसका दिल सच में मर चुका था। अब वह कुछ भी सपना देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी। कांगमिंग महाद्वीप पर मू यूहिंग इस मामले से पूरी तरह अनजान था और अगर उसे पता भी होता तो वह शायद कुछ भी स्पष्ट नहीं करता। बूढ़े ड्रैगन की खौफनाक भविष्यवाणी। कई महीनों बाद एक निश्चित दिन बूढ़ा गोल्डन ड्रैगन अपनी यात्रा से वापस लौटा और घबराहट में लॉन्ग मोशन और मू वुशुंग के पास आकर बोला कि उसे उन्हें कुछ बहुत महत्वपूर्ण बताना है। देर रात का समय था और लॉन्ग मोशन तथा मू वुशुंग साधना कर रहे थे। ये सुनकर उन्होंने तुरंत अपनी साधना रोकी और बूढ़े गोल्डन ड्रैगन से मिलने गए। बूढ़े गोल्डन ड्रैगन के आदरणीय चेहरे पर गंभीर भाव देखकर मू वुशुंग के दिल की धड़कन रुक सी गई। उसे पता था कि कुछ बुरा होने वाला है। बूढ़ा गोल्डन ड्रैगन भविष्य की बड़ी घटनाओं को पहले से देख सकता था, जिनमें से अधिकांश बुरी होती थीं। जैसा कि अपेक्षित था, बूढ़े गोल्डन ड्रैगन ने गंभीरता से कहा, जल्द ही कांगमिंग महाद्वीप पर एक मानव निर्मित महामारी फैलेगी जिससे करोड़ों आध्यात्मिक साधकों की मौत हो जाएगी। एक महामारी जिससे आध्यात्मिक साधना के दौरान मौत हो सकती है। मू वुशुंग ने सदमे में पूछा, महामारी केवल आम लोगों की मौत का कारण बन सकती है, तो यह आध्यात्मिक साधकों की मौत का कारण कैसे बन सकती है?
इसे महामारी कहा जाता है, लेकिन यह वास्तव में एक भयानक विष है जो एक आध्यात्मिक साधक के शरीर में प्रवेश कर सकता है, उनके डेंटियन और चेतना के सागर को नष्ट कर सकता है और कुछ ही दिनों में मौत का कारण बन सकता है। बूढ़े गोल्डन ड्रैगन ने कहा। लॉन्ग मोशन ने त्योरियां चढ़ाईं और पूछा, सीनियर एओगो, आपने कहा कि यह महामारी मानव निर्मित है। क्या आप जानते हैं कि यह किसने किया? बूढ़े गोल्डन ड्रैगन ने कहा, जब मैंने इस घटना की भविष्यवाणी की तो मैंने भविष्यवाणी करने के लिए अपनी जीवन शक्ति जलाई, जो सीधे पवित्र राजधानी की ओर इशारा कर रही थी। क्या पवित्र राजधानी के लोग इस जघन्य कार्य की साजिश रच रहे हैं? मू वुशुंग का पहला विचार गुयुआन संप्रदाय के बारे में था, लेकिन फिर उसने विचार किया, हालांकि गुयुआन संप्रदाय की प्रतिष्ठा कुख्यात है, लेकिन जियांग लियुन और जियांग युनहाई के कैद होने के बाद से इंपीरियल अंकल ने धीरे धीरे गुयुआन संप्रदाय पर कब्जा कर लिया था। अब गुयुआन संप्रदाय बस एक बिखरी हुई रेत के ढेर जैसा था। एक असंगठित समूह इतनी भयानक चीज की योजना कैसे बना सकता है? तो फिर और कौन हो सकता है? पवित्र राजधानी में बहुत अधिक शक्तिशाली ताकतें नहीं थीं। एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस, लिंगजियाओ डिवाइन क्लान और हेलियन परिवार के अलावा केवल कुछ प्रथम श्रेणी के संप्रदाय थे, जैसे चर्च ऑफ लाइट और हॉल ऑफ हार्टलेस लव। आप उन्हें उंगलियों पर गिन सकते हैं। मू वुशुंग के दिमाग में अचानक कुछ कौंधा, उसे कुछ याद आ गया था। एक मानव निर्मित महामारी कांगमिंग महाद्वीप के अरबों आध्यात्मिक साधकों में से आधे की जान ले लेगी। यह एक पूर्ण और भयंकर तबाही थी। जिसने भी इसे डिजाइन किया है वह बेहद क्रूर और अमानवीय है। मू वुशुंग गुस्से से भर उठी। उसने दुनिया भर के आध्यात्मिक साधकों को दुष्ट आत्माओं का विरोध करने और उनकी रक्षा करने के लिए अधिक दूर के संप्रदायों में तावीज़ों का मार्ग फैलाने में आधे साल से अधिक समय बिताया था। लेकिन एक महामारी उसके किए गए सभी कामों को मिटा सकती थी और इतने निर्दोष लोगों की जान ले सकती थी। कोई भी मरने के लिए पैदा नहीं होता। बूढ़ा गोल्डन ड्रैगन केवल ये भविष्यवाणी कर सकता था कि यह 1 महीने में होगा, जब बड़े पैमाने पर पीड़ा होगी और दुष्ट आत्माएं फिर से सिर उठा लेंगी, लेकिन वह ये पता लगाने में सक्षम नहीं था कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। इसलिए इस मुद्दे को हल करने के लिए 1 महीने से भी कम समय बचा था। लेकिन इतनी बड़ी चीज के लिए कुछ लोगों ने निश्चित रूप से बहुत पहले से इसकी योजना बनाना शुरू कर दिया होगा, और कोई नहीं जानता कि जाल कितना बड़ा बिछाया गया है। शायद दुष्ट आत्माएं भी इसमें शामिल हों। बूढ़ा गोल्डन ड्रैगन भारी मन से चला गया। वह दयालु था और लोगों को पीड़ित होते हुए नहीं देखना चाहता था। शक की सुई और एक दुस्साहसिक योजना। अंकल, आपको क्या लगता है? मू वुशुंग ने लॉन्ग मोशन से पूछा। लॉन्ग मोशन ने एक पल के लिए विचार किया और कहा, गुयुआन संप्रदाय अब कोई ऐसी ताकत नहीं है जिससे डरा जाए। जियांग युनहाई के बच्चे या तो मर चुके हैं या अपाहिज हैं, इसलिए वे अब कोई परेशानी खड़ी नहीं कर सकते। इसलिए ये कुख्यात गुयुआन संप्रदाय द्वारा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उनके पास अब ऐसी चीज की साजिश रचने की क्षमता नहीं थी। पवित्र राजधानी में केवल कुछ ही संप्रदाय हैं। बाकी सबको छांटने के बाद हम लगभग अनुमान लगा सकते हैं कि सबसे बड़ा संदिग्ध कौन है। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। हर कोई दूसरे की आंखों में अपने संदेह की दिशा देख सकता था। हेलियन परिवार, दोनों ने एक साथ कहा। एजियो ड्रैगन पैलेस, लिंगजियाओ डिवाइन क्लान और चर्च ऑफ लाइट इसके पीछे के मास्टरमाइंड नहीं हो सकते। हार्टलेस हॉल का नेता ईमानदार है और बुराई से नफरत करता है, इसलिए केवल हेलियन परिवार ही बचता है। हेलियन परिवार वास्तव में अतीत में एक प्रतिष्ठित और ईमानदार परिवार था, लेकिन परिवार का वर्तमान मुखिया हेलियन हाई एक प्रतिशोधी व्यक्ति है जो छोटी सोच वाला और क्रूर है। हेलियन हाई ने जिस तरह से अपनी बेटी हेलियन कियान की परवरिश की है, वह उसके खराब चरित्र को उजागर करता है। वह उसे इतना दुष्ट, ईर्ष्यालु और जुनूनी बना सकता था। ये स्पष्ट है कि जैसा बाप वैसी बेटी। मैंने जानबूझकर हेलियन परिवार को तावीज़ों का मार्ग सीखने से बाहर रखा था, जिसकी मुझे उम्मीद है कि वे नाराजगी रखते होंगे। इसके अलावा, जब से आपने आधे साल पहले एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस पर कब्जा किया है, आपने हेलियन परिवार को दबा दिया है, जिससे उनकी पारिवारिक संपत्ति में भारी गिरावट आई है और उनकी ताकत कम हो गई है। मुझे आश्चर्य है कि क्या हेलियन परिवार हताश हो गया है और क्या उसने दुष्ट ताकतों के साथ हाथ मिला लिया है ताकि उनके साथ मिलकर कांगमिंग महाद्वीप को बांट सके। मू वुशुंग ने संदेह के साथ पूछा। लॉन्ग मोशन को उसका विचार बहुत संभावित लगा और उन्होंने कहा, हेलियन परिवार की नींव बहुत गहरी है और उनके पास उनके पूर्वजों द्वारा दी गई कई गुप्त तकनीकें हैं। केवल इस तरह का परिवार ही पूरे कांगमिंग महाद्वीप के आधे आध्यात्मिक साधकों को मार सकता है। हमें क्या करना चाहिए? हम लोगों को पीड़ित होते हुए चुपचाप खड़े होकर नहीं देख सकते। यदि हेलियन परिवार सफल हो जाता है तो पूरे महाद्वीप का विकास सैकड़ों साल पीछे चला जाएगा। मू वुशुंग ने गुस्से में कहा, फिर अचानक गला काटने का इशारा करते हुए बोली, अंकल, चलिए उन सबको मार डालते हैं। इससे सब खत्म हो जाएगा।
लॉन्ग मोशन को उसका ये भोलापन प्यारा लगा और वे हंस पड़े। शुआंग ए चून की हेलियन परिवार ने दुष्ट ताकतों के साथ सहयोग किया है और इतनी बड़ी तबाही की साजिश रची है, इसलिए उनके पास कोई बैकअप प्लान भी जरूर होगा। भले ही हेलियन परिवार के सभी सदस्य मारे जाएं, फिर भी महामारी को सक्रिय किया जा सकता है ना? मू वुशुंग ने ऐसी बातें इसलिए कही थी क्योंकि वह इतनी गुस्से में थी कि उसने अपना होश खो दिया था। भले ही हेलियन परिवार की ताकत अब कम हो गई हो, लेकिन वे अभी भी एक सुपर परिवार थे। उन्हें इतनी आसानी से कैसे मारा जा सकता था? तो हम केवल धीरे धीरे सुराग ढूंढ सकते हैं। समय किसी का इंतजार नहीं करता। उसने आह भरी। नहीं। लॉन्ग मोशन की गहरी आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। उन्होंने कहा, हेलियन परिवार को नहीं पता कि हम इसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने ये सब गुप्त रूप से किया है और वे सतर्क नहीं होंगे। इसलिए हम बस हेलियन हाई के तीनों बच्चों का अपहरण कर लेंगे और हेलियन हाई को सच उगलने के लिए मजबूर करेंगे। मू वुशुंग ने उम्मीद नहीं की थी कि उसके अंकल इस विचार के साथ आएंगे। हालांकि यह एक दुष्ट विचार था, लेकिन यह असंभव नहीं था। उसकी आंखें चमक उठीं और वह बोली, हाँ बिल्कुल सही। अगर हेलियन हाई सहयोग नहीं करता है तो हम उसे हर दिन उसके बेटे या बेटी की एक उंगली भेजेंगे। उंगलियां खत्म होने के बाद हम उसे पैर की उंगलियां भेजेंगे। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह अपना मुंह नहीं खोलेगा। हेलियन हाई का केवल एक ही बेटा है, हेलियन युआन। अगर हेलियन युआन मर गया तो उसका पद कौन संभालेगा? इसलिए हेलियन हाई कभी भी अपने बेटे को मरते हुए नहीं देखेगा। हालांकि हम अपनी सारी उम्मीदें केवल अपहरण पर नहीं रख सकते। हमें अन्य रास्ते भी ढूंढने होंगे। चिंता मत करो शुआंग ए, जब तक तुम और मैं यहाँ हैं, हम कांगमिंग महाद्वीप को आध्यात्मिक साधकों के लिए कब्रिस्तान बनते हुए चुपचाप खड़े होकर नहीं देखेंगे। लॉन्ग मोशन ने उसे कोमलता से कहा। हाँ, ये हमारा घर है। मू वुशुंग ने अपना सिर उनके चौड़े कंधे पर रख दिया। अमरता का पुल टूट जाने के कारण वे अमरता तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए कांगमिंग महाद्वीप अगले दसियों हजार वर्षों तक उनके जीवन का स्थान होगा। इस जगह पर उनके पुनर्मिलन और शादी की यादें हैं। वे किसी अन्य महाद्वीप की तलाश में कांगमिंग महाद्वीप को नहीं छोड़ सकते। पीच बैंक्वेट और एक खौफनाक जाल। मू वुशुंग ने लिंग जियाओक्सियन, उनकी पत्नी यू चुवानिक सिंह और वुजीजी को इस महत्वपूर्ण मामले के बारे में सब कुछ बता दिया, बिना कुछ छिपाए। उन्होंने पूरी दोपहर चर्चा की और एक अचूक अपहरण योजना बनाई। अगली सुबह पूरे पवित्र शहर को एक बहुत बड़ी खबर का पता चला। एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस एक पीच बैंक्वेट आरओ भोज आयोजित कर रहा है। भोज में होने वाली चर्चाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आध्यात्मिक साधकों को एक पवित्र आरओ प्राप्त होगा। पवित्र राजधानी के सभी प्रमुख संप्रदायों की युवा पीढ़ी का भाग लेने के लिए स्वागत है। क्या ये सच है? वे अमरता के पवित्र आड़ू हैं। केवल एक खाने से आपके जीवनकाल में 1000 साल जुड़ सकते हैं। किसी ने सदमे में पूछा। बेशक, और यह केवल एक आड़ू नहीं था। युवा शाही पत्नी मू वुशुंग ने भोज में आध्यात्मिक साधकों को पुरस्कृत करने के लिए 3 पवित्र आड़ू निकाले हैं। हे, मैंने सुना है कि आप केवल निमंत्रण पत्र के साथ ही प्रवेश कर सकते हैं। केवल 100 निमंत्रण पत्र ही उपलब्ध हैं और मुझे पहले ही एक मिल चुका है। उनमें से एक ने शेखी बघारते हुए कहा। कमरे में मौजूद सभी लोगों ने उसे ईर्ष्या की नज़र से देखा। इस बीच हेलियन परिवार को भी 3 निमंत्रण पत्र प्राप्त हुए थे। निमंत्रण पत्र प्राप्त करते ही हेलियन कियान ने उसे जमीन पर फेंक दिया और कई बार अपने पैरों से कुचला। मू वुशुंग खुद को समझती क्या है? सिर्फ इसलिए कि उसने मुझे आमंत्रित किया है, क्या इसका मतलब यह है कि मुझे जाना ही होगा? हेलियन कियान की आंखें पागलपन से भरी थीं। अब जब भी वह मू वुशुंग का नाम सुनती है, वह अपने चेहरे के भावों को नियंत्रित नहीं कर पाती। हेलियन युआन ने जमीन से निमंत्रण पत्र उठाया, उसकी धूल झाड़ी और कहा, बेशक हम जाएंगे। लॉन्ग मोशन और मू वुशुंग दाव चर्चा में भाग नहीं ले रहे हैं। हमारी क्षमताओं के साथ कुछ आरओ प्राप्त करना बच्चों का खेल है। हम उस चीज़ को कैसे मना कर सकते हैं जो सीधे हमारे दरवाजे पर पहुंचाई गई हो? वह लंबे समय से अमरता के उन आड़ुओं का लालच कर रहा था जो एक पल में किसी के जीवनकाल को 1000 साल बढ़ा सकते थे। कुछ समय पहले मू वुशुंग ने चिक्सियाओ हॉल में आड़ुओं की नीलामी की थी, लेकिन लिंग जियाओक्सियन ने उन्हें भारी कीमत पर वापस खरीद लिया था, जिससे वह बहुत नाखुश था। मू वुशुंग लिंग जियाओक्सियन को आड़ू देने से इनकार नहीं कर सकती थी। ये निश्चित रूप से लिंग जियाओक्सियन था जिसने उसे बोली लगाते हुए देखा और जानबूझकर एक अत्यधिक कीमत की पेशकश की। आड़ुओं की नीलामी हर 5 साल में एक बार होती है। ये नियम मू वुशुंग द्वारा निर्धारित किया गया था। वह चाहे कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो, वह अब और इंतजार नहीं कर सकता था। अब जब उनके पास इतना अच्छा अवसर था तो निश्चित रूप से उन्हें जाना ही था। लेकिन एजियो ड्रैगन पैलेस के साथ हमारे अच्छे संबंध नहीं हैं, तो वे हमें क्यों आमंत्रित करेंगे? हेलियन कियान ने संदेह के साथ पूछा।